सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ क्रिकेट वो जो वर्ल्ड कप फीवर है, वो वर्ल्ड कप फीवर जो है वो हमारा फीवर आप सबको पता है कि है किस तरीके से है। जब हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो हमारा फीवर जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जोश में आ जाते हैं, हम ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और जब हमारी टीम अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाती है तो फिर हम बस ठंडे पड़ जाते हैं। मेरा क्रिकेट फीवर पता है क्या होता है? मेरा क्रिकेट फीवर ये होता है कि जब कोई टूर्नामेंट नहीं चल रहा, कोई नहीं चल रहा इस तरह का सिलसिला, तो मेरा क्रिकेट फीवर ठीक होता है। जब ऐसी चीज चल पड़ती है और जब हम देख रहे होते हैं क्या कारकर्दगी है, दिल धड़क रहे हैं, नाखून खाए जा रहे हैं, तो फिर मेरा क्रिकेट फीवर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ जीत जाए तो बता देना, हार जाए तो पता लग ही जाएगा। ये दुनिया से अलग लोग हैं। ये मेरा हो जाता है सिलसिला। मतलब ये वो है, जब खाने का टाइम होगा तो कहेंगे हमें नहीं खाना है, और जब खाने का टाइम नहीं होगा तो कहेंगे हमें खाना खिलाओ। ये अजीब लोग हैं, इनकी बात को छोड़ दें, रहने दें। इनका कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, इनका कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट से, इनका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से। कल पाकिस्तान का मैच श्रीलंका से हुआ और हमारे साथ मौजूद हैं जी सईद अजमल साहब, पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्पिनर और साबिक खिलाड़ी, और वो हमारे एक्सपर्ट हैं। हमारे इस पूरे सेगमेंट में हमें बताएंगे कि भाई ये मैच कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। कल के मैच के बारे में आपका तबसरा बहुत सादा आसान अल्फाज में, ये कल का मैच कैसा था? ये मैच हुआ है लास्ट नाइट पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ। कंपैरिजन अगर मैं करूं दोनों की बॉलिंग का, तो बॉलिंग तो दोनों ने बहुत बुरी की है, अनडिसिप्लिन बॉलिंग की। स्पेशली मैं पाकिस्तान की ही बात करता हूं, मैं श्रीलंका की नहीं करता, अपनी टीम की मैं बात कर लेता हूं। पाकिस्तान को मुबारक हो, मैच तो पाकिस्तान जीता, बहुत अच्छा जीता, बैटिंग बहुत उम्दा की। अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग की बात करें, एक्सीलेंट। उसके बाद इमाम ने फखर की जगह ले ली है, और उसके बाद जो रिजवान ने बैटिंग की है, बाबर आजम भी फेल हो गए, जो रिजवान ने बैटिंग की है और अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग, जितना भी क्रेडिट दूं वो कम है। बहुत उम्दा दोनों ने बैटिंग की, मजेदार मैच को लेके चले, थोड़े स्लो खेले बट कंसिस्टेंट एक आध बाउंड्री लगाते रहे हर ओवर में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ऊपर प्रेशर नहीं आया और पाकिस्तान वो मैच मजे से जीत गया। देखें, मैच जीत तो गया है, अब तनकीद भी तो थोड़ी बनती है कि पाकिस्तान ने इतना रन कैसे करा दिए। पाकिस्तान टीम स्टैंड ऑन वर्ल्ड नंबर 1 स्टिल। कल इंडिया भी अगर अफगानिस्तान से मैच जीत जाती है, आज अगर जीत जाती है, तो फिर भी पाकिस्तान नंबर 1 रहेगा और नंबर 1 ही अगेंस्ट इंडिया खेलेगा। देखें, बॉलिंग पाकिस्तान ने किया, जब शहीन बॉलिंग करता है, नए बॉल से विकेट नहीं लेता, तो शहीन की सूरत हाल होती है, पागल हो जाता है और अनइवन बॉलिंग करता है, अनडिसिप्लिन बॉलिंग कर रहा होता है। नो डाउट हमारा विकेट टेकिंग बॉलर है, मगर कुछ सीखना भी तो है। अगर विकेट नहीं ली तो आपके दूसरे बॉलर है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको स्कोर रोकें, लाइन ऑफ लेंथ पे कंट्रोल करें। और ऊपर से हसन अली ने 4 आउट तो किए हैं, मगर फिर भी मार बहुत ज्यादा खाई है। उसके बाद हारिस रऊफ की अगर बात कर लें, हारिस रऊफ नए बॉल से तो बॉलिंग कर ही नहीं पा रहा। अगर मैं कप्तान हूं तो मैं हारिस रऊफ को नए बॉल से ओवर ही न दूं, किसी स्पिनर को दे दूं, नहीं तो 5 ओवर पावर प्ले पूरा करूं, उसके बाद उसको बॉलिंग दें। लेकिन नए बॉल से हारिस बिल्कुल बॉलिंग अच्छी नहीं कर पा रहा, जोर लगाता है, आगे बॉलिंग गिरती है, मार पड़ती है, ये चीजें हैं। तीसरा हमारा स्पिन अटैक है। स्पिन अटैक तो बिल्कुल ही हमें छोड़ गया है, हमारा साथ ही छोड़ गया है। वो तो बस बेचारे बन गए हैं कि अब तो मार पड़ेगी तो मैं बॉलिंग करूंगा, मार तो पड़ेगी। भाई अगर आप इस एटीट्यूड के साथ स्पिन में बॉलिंग करेंगे, लाइक शादाब खान, मोहम्मद नवाज हैं, तो फिर कैसे हमारा गुजारा होगा भाई। आगे हमने वर्ल्ड कप जीतने की तरफ जाना है, जहां पाकिस्तान ने अच्छे दोनों मैच जीत लिए हैं। अगले मैच हमारे और ज्यादा मुश्किल आएंगे, अगेंस्ट इंडिया हमारा मैच आएगा, जो हम कभी भी वर्ल्ड कप में उनसे नहीं जीते। तो ये एटीट्यूड के साथ अगर जाएंगे तो हम तो कभी भी नहीं जीत सकते। लिहाजा पाकिस्तान के स्पिनर्स को, पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, इसमें एनर्जी लेके आए, थोड़ा अपने आप को बेहतर करें। और दूसरा प्लस, टू बी ऑनेस्ट, अफसोस है कि हमारी फील्डिंग भी हमारा साथ नहीं दे पा रही, तो फील्डिंग में हमें थोड़ी बेहतरी लेके आनी है। कैचेस मत छोड़े जाएं। देखें, आज कुशाल मेंडिस का यस्टरडे रात को जो कैच छोड़ा है,
उसके बाद उन्होंने 122 रन बनाए हैं, तो हमें नुकसान तो हुआ ना। तो श्रीलंका ने भी कैच छोड़े हैं और उनको भी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान मैच जीत गया। बट ये सारी खदशात हैं, इनको दूर करना पड़ेगा अगेंस्ट इंडिया। 14 अक्टूबर से पहले हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके आगे आना है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। सईद अजमल हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान श्रीलंका वर्ल्ड कप के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से बात हो रही थी। तो ये तो था क्रिकेटनामा, और ज़रूरी है क्रिकेटनामा, वर्ल्ड कप के दौरान चलता रहेगा ये क्रिकेटनामा। नाज़रीन, यहाँ पर हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं 60 सेकंड न्यूज़। आइए देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका को शिकस्त पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा हदफ हासिल करके तारीख रकम कर दी। कारकुन इंतखाबात की तैयारी करें, पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाब होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का टंडवाला शहर में कारकुनान से खिताब। वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ का सफर आज से शुरू होगा। मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वेलकम करेंगे फजलुर रहमान। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी बलोचिस्तान का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 2 दहशतगर्द हलाक। गजा पर इसराइल के हमलों में तेजी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 800 से ज़ायद हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से 4 दिन में तीसरा टेलीफोनिक राब्ता। हमास की इसराइल को जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की पेशकश। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जिस तरीके से इल्म और अमल का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, उसी तरह तालीम का समाजी रवैयों के साथ बड़ा एक गहरा रिश्ता है। और जब इल्म की झलक अमल से और तालीम की झलक समाजी रवैयों से गायब हो जाए तो इसका मतलब ये है कि तालीमी निज़ाम बोसीदा हो चुका है। पाकिस्तान में तालीम की जो बुनियादें हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स मुहैया करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ख़राबी भी इसी सतह पर है। मतलब किताबों का बोझ है बच्चों के ऊपर, तोते की तरह रट रहे हैं बच्चे, वो रट्टा लगा रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ उनको नहीं सिखाई जा रही जो कि आपको लगे कि यस ये एक माशरे का मुफीद फ़र्द इनको बना रहे हैं। फिर डिजिटल तरीक़ाकार है उसको बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों को तालीम के बजाय जो है वो जिन चीज़ों पर फोकस करवाया जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोड लर्निंग है, और उस रोड लर्निंग की वजह से हम समझते हैं कि वो एग्ज़ाम में नंबर ले लें तो वो कामयाब हो जाएंगे। तो नंबर लेना क्या कामयाबी की ज़मानत है? और बुनियादी तौर पर हमारा सवाल ये है कि स्कूल्स को कैसा होना चाहिए, स्कूल्स कैसे हों कि बच्चे वहाँ पर जाएं, पढ़ना चाहें, इंजॉय करना चाहें, और वो सब कुछ सीख कर एक बेहतरीन इंसान बनकर स्कूल से बाहर निकलें। हमारे साथ मौजूद हैं 2 मेहमान। कौन है जी, बता दें। हमारे साथ अमेरिका से ज्वाइन कर रही हैं, एक पेरेंटिंग कोच हैं। इनकी एक किताब भी थी जिस पर हमने इनके साथ पहले सेगमेंट किया था, और बड़ी इंटरेस्टिंग ये बातें करती हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी भी फाइंडिंग्स हैं। और इनको हमने आज प्रोग्राम में शामिल इसलिए किया कि ये वहाँ का बुनियादी तालीमी निज़ाम और यहाँ का बुनियादी तालीमी निज़ाम का ज़रा मवाजना करें और बताएं कि वहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है, जो कि ठीक है या गलत है। इरम बिनते सफ़िया हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ माहिर तालीम दूसरी कौन है? अवैस मौजूद हैं, जो कि कोई तकरीबन 20 साल से तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं। दोनों से हम जरा पूछेंगे कि स्कूल कैसे होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों स्कूल गए होंगे। ऐसे ही गए स्कूल? इरम आप भी गई हैं स्कूल? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सही है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। चले, गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब स्टूडियो से जरा हम आगाज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो गेस्ट यहाँ पर बैठी हैं वो भी तालीम के शोबे से, जिस तरह से अवैस ने बताया, बड़े लंबे अरसे से वाबस्ता हैं। सो इनका भी एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, इनको हर चीज़ नजर आई, इनको पता है कि भाई बच्चे को कौन सी चीज़ समझ में आ रही है, किससे उसकी दिमागी और मुआशरती डेवलपमेंट हो रही है, और कौन सी चीज़ या कौन सी प्रैक्टिस हमारे स्कूलों की ऐसी है जो कि इंतहाई बेकार है और उसको बदलने की जरूरत है ना। आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले तो एग्जाम्पल्स देके जरा ये एक्सप्लेन करें कि बल्कि यहाँ से शुरू कर लें। हाँ। कि बच्चे जो है वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते। हाँ, बुनियादी तौर पर एक मसला होता है, बच्चे को उठाओ वो स्कूल नहीं जाना चाहता, भाई क्या मसला होता है? थैंक यू वेरी मच शिफा एंड ओवैस फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो सब आपके सवाल का जवाब कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता, तो इसका बेसिक तो रीज़न यही है कि बच्चा फील करता है कि उसके ऊपर कुछ लाद दिया गया है, एक्स्ट्रा बोझ है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हिज फन, और उसकी जो डेली जो घर पे एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको वो ज़्यादा इन्जॉय करता है, स्कूल वो जाता है तो उसको लगता है कि उसके ऊपर बोझ लाद दिया गया है, उसको ज़बरदस्ती कुछ करवाया जा रहा है।
तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इसके लिए एक बुनियादी चीज़ है कि बच्चे को इन्वॉल्व किया जाए, उसकी लर्निंग एक्सपीरियंशियल और हैंड्स ऑन हो, इंस्टेड ऑफ उसके ऊपर से बाहर से कुछ थोपा जा रहा है, सर में कुछ उंडेला जा रहा है। इस तरह का नहीं होना चाहिए पेडागॉजी। बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को नेचुरली लगे कि वो ही इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, वो इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में, वो खुद डिस्कवर कर रहा है और वो उस प्रोसेस में लर्न भी करता है। यानी कि उसको मजा आए, उसको एंजॉय फील कर रहा हो, वो एंजॉयमेंट हो उसके लिए एंजॉयमेंट हो और उसके उस साथ लर्निंग भी हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फन एंड फ्रॉलिक एंड स्कूल इज ऑल अबाउट मेरिटमेंट, बट वो लर्निंग इन इटसेल्फ इज अ जॉय। तो जॉय ऑफ लर्निंग वो कब फील करेगा? जब वो खुद चीज़ों को डिस्कवर करेगा, एक्सप्लोर करेगा, अपने खुद करके सीखेगा, इन्वॉल्व होगा प्रोसेस में, टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी, प्रोजेक्ट्स होंगे। ये नहीं होगा कि सामने टीचर खड़ी हुई है, एक्सप्लेन कर दिया, नोट्स दे दिए, याद कर लो। इस तरह से बच्चे को कभी भी मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सही, इंटरेस्टिंग। इरम, आपकी तरफ आते हैं। आप ये बताएं कि जाहिर है आप पाकिस्तान में स्कूल गई हैं और अब आपके बच्चे बाहर स्कूल जाते हैं। दोनों के स्कूल के लिए सुबह उठने की जो एक प्रैक्टिस है, आप आराम से उठ जाया करती थी और क्या आपके बच्चे भी आराम से उठ जाया करते हैं या नहीं? आप मुश्किल से उठती थी और वो आराम से उठते हैं, जरा इसका कंपैरिजन करें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, पाकिस्तान स्कूल नहीं गई, यूएई गई, लेकिन इट्स द सेम। कहीं पे भी स्कूल सुबह जाना और उठना, तैयार होना इज प्रीटी लाइक हेवी ऑन एनीबॉडी। और अगर सिर्फ इतना ही सवाल है तो नहीं, कोई भी आराम से नहीं उठता और कोई भी शौक से नहीं उठता। तो यानी कि आपके बच्चे इस वक्त जो हैं वो बाहर के ममालिक के स्कूलों में जाते हैं, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है? क्यों? वो क्या आपकी उनसे कोई फाइंडिंग है कि भाई वो क्या चाहते हैं? वहां पर भी ऐसा ही है, बर्डन समझते हैं बच्चे स्कूल को? बर्डन हर जगह होता है। जो हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने बात शुरू की, उन्होंने बिल्कुल सही और बहुत अच्छी बात कही। देखें, फाइंडिंग्स ये हैं कि अगर आप नेदरलैंड्स के स्कूल से मवाजना करना चाहते हैं, कहीं से भी शुरू करते हैं, ठीक है। इस्लामिकली सुबह का वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेस्ट वक्त है, राइट। हमारी इवन कॉग्निटिव एबिलिटी जो है हमारी किसी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की, वो सुबह के टाइम ज़्यादा है। बट वाई स्कूल इज सो लाइक हैवी? क्योंकि वो एक एंग्जाइटी होती है कि जाएंगे, होमवर्क नहीं डन, टेस्ट हैं, क्विजेज हैं। लेकिन एज सून एज यू एंटर द स्कूल और अपने दोस्तों को देखते हो, आप सबने भी ये फीलिंग महसूस की होगी कि स्कूल जाने तक, वो डोर क्रॉस करने तक एंग्जाइटी होती है, बट वंस यू सी फेमिलियर फेसेस देन यू आर लाइक, यू काम डाउन, यू रिलैक्स। बट इट्स जैसे हमारे गेस्ट ने कहा कि इट्स अ लॉट ऑफ बर्डन। बिल्कुल सही है, वो बर्डन है। अच्छा, अब उस बर्डन को कम करने का तरीका, ये आपने बताया कि उसकी जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर दें या डिफरेंट मेथोडोलॉजीज उसके अंदर अप्लाई करें। तो हमारे जो स्कूल हैं, जो आम तौर पर जो स्कूल होते हैं, वो क्या गलती कर रहे होते हैं? हमारे स्कूल आम तौर पे बच्चे को एक पैसिव रिसिपिएंट बना रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन का। बच्चा पैसिवली बैठा हुआ है, इन्फॉर्मेशन उसके सामने लाई जा रही है और वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्टिवली बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करते इन द प्रोसेस। और अगर एक्टिवली इन्वॉल्व करने को कहते भी हैं, बहुत सारे स्कूल्स सो कॉल्ड कह भी रहे हम कर रहे हैं, बट दैट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ग्रुप वर्क करा दिया, दैट्स नॉट, या एक मूवी दिखा दी या एक प्रेजेंटेशन दिखा दी, दैट्स नॉट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, दैट्स स्टिल पैसिवली जस्ट कंज्यूमिंग। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ये होती है जब आपने बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वीडियो भी दिखाई, उससे पहले उसको कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए, ये चीज़ें आपको आंसर करनी है, नॉट जस्ट सिंपल क्वेश्चन आंसर्स, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। यू विल वॉच दिस वीडियो और आप उसके बाद हम ये डिस्कशन करेंगे, फिर आप इस चीज़ के बारे में मज़ीद इंक्वायरी करके मे बी डिवाइस टेक्नोलॉजी से या घर से आप उसको करके लाएंगे। तो एक उसमें एक प्रोग्रेशन होनी चाहिए लर्निंग की, उसके अंदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो बच्चे को पहले से पता है, जो एनवायरनमेंट में मौजूद है, जो बच्चा मजीद डिस्कवर करेगा। बहुत सारी चीजें पहले से पता भी होती हैं बच्चे को, समझ रहे होते हैं, इसको कुछ नहीं आता। बिल्कुल। तो सबसे पहले बोलने का मौका नहीं ना दिया। जब हम उसको बोलने का, एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देते तो हमें लगता है कि उसको आता कुछ नहीं है और वो शायद वो कॉन्फिडेंट उस तरह से महसूस नहीं करता। तो कामयाब पेडागॉजी यही होती है। कामयाब एक लेसन उसको कहेंगे जो स्टार्ट होता है बच्चे की, सबसे पहले बच्चे की पास नॉलेज को उसमें लाया जाता है कि बच्चे को ऑलरेडी क्या आता है। उसके लिए मेथोडोलॉजी, उसके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग तरीके हैं। बच्चे पहले वो शेयर करते हैं, उसके बाद उस पर बिल्डअप किया जाता है अगला लेसन, वो मतलब लेसन का नेक्स्ट सेगमेंट, और वो भी बच्चे खुद डिसाइड करते हैं। डिफिकल्टी के लेवल्स होते हैं, बच्चे को इतना पता है तो वो ये डिफिकल्टी लेवल चूज़ करेगा, उसको इतना पता है तो वो ये चूज़ करेगा। और इस तरह फिर बच्चे अपने पेयर्स से इंटरेक्टिविटी, उसमें बहुत इंटरेक्शन बहुत होती है इन लेसन्स में जो इंटरेस्टिंग होते हैं। बच्चा अकेला बैठा हुआ सुमुन बुकमुन बन के चुप करके बस नहीं सुन रहा, वो इन्वॉल्व है अपने पेयर्स के साथ, उनसे भी वो सुन रहा है, उनकी क्या एक्सपीरियंस है, उनकी क्या लर्निंग है। बातें कर रहे होते तो मस्तियां करने नहीं लग जाती है, तो फिर तफरियां करेंगे वो, तो हम तो फिर चलो भाई उसको छेड़ दिया, ये अच्छा इसकी तो तफरी ले ली, उसको पेन मार दिया, कुछ भी कर दिया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और जो आइडियल क्लासरूम होता है, इट इज़ नेवर क्वाइट।
उसमें एक वर्किंग आइडियल क्या It's never quiet. Classrooms are never quiet. They are not like तो hospitals. हमें तो ये बताया गया था कि पिन ड्रॉप साइलेंस। फिंगर ऑन योर लिप्स करके बैठ जाओ। वर्किंग नॉइज, कंस्ट्रक्टिव नॉइज, पॉजिटिव बज हमेशा क्लासरूम में होगा, एंड दैट इज़ द बेस्ट क्लासरूम जिसमें ये आवाज़ें आती रहें, बच्चों के आपस की इन्वॉल्वमेंट की भी और बच्चों और टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट की भी। लेकिन ऐसे क्लासरूम्स को कंडक्ट करने के लिए ऑफकोर्स टीचर्स हैव टू बी ट्रेंड। टीचर्स को पहले से ये सब सिखाना होगा। पेडागोजी टीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। लेसन प्लानिंग में बहुत टाइम लगता है। ऐसे क्लासरूम्स में टीचर पे बर्डन नहीं होता, क्लास से पहले टीचर पे बर्डन होता है लेसन प्लान करने का, रिसोर्सेज सारी रखने का, और क्लास के अंदर बच्चे पे बर्डन होता है सीखने का। तो बच्चा इतना इन्वॉल्व होता है, जब क्लास एंड होती है टीचर रिलैक्स होती है और बच्चों ने सारी चीज़ें की होती है, सारे काम बच्चों ने किए होते हैं। ऐसे करिकुलम बने हुए हैं क्या? क्योंकि ये तो इस तरह के करिकुलम तो बनाने अलग से पड़ेंगे, डिज़ाइन करने पड़ेंगे। बिल्कुल अलग से करने पड़ेंगे, और कुछ स्कूल्स हैं, आई वुड से 2-3% जो करते हैं और वो बहुत कामयाब हैं। अच्छा, इरम आप कुछ कह रहे हैं, आपने कहा नहीं, क्या नहीं इरम? हाँ, लेकिन नहीं, एक्चुअली आई डू एग्री विद हर, बट व्हाट आई मेंट टू से वाज कि अगेन उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि टीचर ट्रेनिंग एक स्कूल की एक जो सोच है, आपकी सोच क्या है। सो देखें, हम सोशो इकोनॉमिक उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? आप स्कूल है या ये बिजनेस है, पहले तो ये डिसाइड कर लो। अगर ये स्कूल है और ये बिजनेस नहीं है तो फिर आप कितना टफ हो, आप जो अपना ग्राउंड रख रहे हो फिर वो किस बेस पे रख रहे हो, आपके जो विजन है, आप गोल्स हैं, आप उसमें फिर गुम नहीं हो जाते उसको फाइनेंशियली यानी कि अपग्रेड करने की खातिर कि ओह माय गॉड इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए और इतने हमारे ये आने चाहिए। आई 100% एग्री विद व्हाटएवर आवर गेस्ट इज सेइंग। इसकी वजह ये है कि अगेन माइंडसेट क्या है। अगर माइंडसेट ये है कि बच्चों की कंप्लीट होलिस्टिक नरिशमेंट करनी है, ठीक, तो उसमें अगेन यस टीचर प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, करिकुलम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट व्हाट डज द स्कूल आस्क ऑफ द टीचर? और वो स्कूल वो टीचर को वो टूल्स और वो आसानी दे रहा है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द टीचर्स आर ब्लेम्ड, हालांकि दे आर, आई थिंक सबसे मैं कहती हूँ कि जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर्ड, सबसे ज्यादा डिह्यूमनाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स है। वो अपने घर में अपनी हालात से भी मुकाबला कर रहे होते हैं और वो स्कूल आके डिफरेंट बच्चों के मिजाज से और उनके डिफरेंट बैकग्राउंड से और उनके डिफरेंट फैमिली लाइफस्टाइल से भी उनको जूझना पड़ता है और उनको बच्चों को डील करना पड़ता है। इट इज़ फैंटास्टिक कि बच्चों को अगर आप एक मतलब कि प्लांट्स का कोई लेसन सिखा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप स्कूल में जो है उनको गार्डनिंग सिखा सकते हो, फिर उनको उसको हेल्दी लाइफस्टाइल, फिर वो उस गार्डनिंग को आप फिर उसको कुकिंग क्लास में चेंज कर सकते हो, फिर कुकिंग क्लास से उसको केमिस्ट्री में चेंज कर सकते हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, हर चीज़ में वो चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है। What does the teacher require? The teacher requires the school's support. The teacher requires all the material needed. और फिर हाँ, but why wouldn't children want to learn? बच्चे हमेशा सीखना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज, वो टीचर को चले आपने अगर टूल्स दे दिए, सब कुछ दे दिया और टीचर को थोड़ा रिलैक्स भी कर दिया, बच्चों की जो सीखने की मेथोडोलॉजी है उसको चेंज कर दिया, बच्चे चलो अगर सपोज ये होना शुरू हो गया, तो फिर पेरेंट्स का क्या रोल रह जाता है? जी है ना, पेरेंट्स का इसमें पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरीके से होमवर्क कंप्लीट करवाने की, बिठा के घर में पढ़ाने की वो नहीं रहती। लड़ाइयाँ कुछ भी वो बिल्कुल पेरेंट्स भी रिलैक्स होंगे। पेरेंट्स को सिर्फ ये देखना होगा, सुपरवाइज करना होगा कि जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी काम असाइंड है वो कर रहा है कि नहीं, बच्चा जो है वो उस टाइम पर काम ही कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इन्वॉल्व है, होनी चाहिए। तो बच्चा जो है वो कोई और चीज़ें तो नहीं कर रहा, अपना वर्क असाइन कर रहा। और इसके लिए पेरेंट्स को लूप में रखने के लिए आजकल तो बहुत टूल्स हैं, कॉमनली जो है गूगल क्लासरूम यूज़ होता है, तो पेरेंट्स बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं कि क्लास में क्या क्या कराएगा, हर चीज़ अपलोडेड होती है, होमवर्क्स आ रहे होते हैं उस पर, पेरेंट्स देख सकते हैं। पेरेंट्स के पास होने चाहिए अपने डिवाइसेस में बच्चों का ईमेल एड्रेस स्कूल का, और बच्चे पेरेंट्स उसके साथ बिल्कुल लूप में रहेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन हम एक चीज़, इरम आपसे भी सवाल है और है ना, आप भी बताइएगा कि हमने पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो हर चीज का टेस्ट है ना। डॉक्टर बन रहा है तो कितने टेस्ट से गुजरता है, एक लॉयर है तो वो कितने देता है तो ही वो जाके जज लग सकता है, वरना वो लॉयर की हैसियत से काम करेगा सारी उम्र। एक टीचर के लिए हमारे यहाँ एक जमाने में एमएड और बीएड का होता था वो कॉन्सेप्ट, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि आप दोनों इस चीज को देख रही हैं, तो आप बेहतर बता सकती हैं कि टीचर बनने के लिए क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं और क्या होने चाहिए। हाँ, पहले आपसे शुरू करते हैं इरम। एक्चुअली मैं हिना की पहली वाली बात को थोड़ा सा और एलाबोरेट करना चाहूँगी कि जब आपने पूछा ना पेरेंट्स वाला सवाल,
मैं उस पेरेंट्स वाले सवाल पे जवाब देना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इतना हैंड्स ऑन टीचर्स को दे रहे हैं और बच्चों को दे रहे हैं तो फिर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट स्कूल में भी ज़रूरी है. लाइक इफ़ अ पेरेंट इज़ एन इंजीनियर या अ पेरेंट इज़ अ बायो टेक्नोलॉजी इंजीनियर व्हाटएवर, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, सिर्फ उनका काम सिर्फ ये देखना ना हो, सिर्फ उनका काम चेकलिस्ट करना ना हो. फिर वो और टेस्टिंग बिल्कुल एक जैसी है. यूर जस्ट अच्छा you're responding to the email, अच्छा you're responding to the text, अच्छा you're responding, नहीं, they hands on parents की involvement is absolutely necessary, क्योंकि वो आप एक बच्चे की holistic जब आप नशोनमा कर रहे हो तो वो घर से कट ऑफ करके नहीं होता. हमारा बेसिक मसला ये है कि जब आप किसी बच्चे को बेहतरीन स्कूल में भेजते हो, वो जिस भी घराने से आ रहा है, जिस भी बैकग्राउंड से आ रहा है, when they go back and there is no connection between the school and the home, तो it does not happen. वो डिस्कनेक्ट जो है वो बहुत ख़राब तरीके से फिर आगे आता है. और जहाँ तक टीचर्स की बात हुई तो अगेन आई थिंक हिना इज़ अ बेटर पर्सन टू से कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है. यहाँ पे अमेरिका में तो डेफिनेटली यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल टीचर, यू पास थ्रू ऑल द एग्जाम्स एंड टेस्ट्स एंड एवरीथिंग, और फिर आपको डिग्री दी जाती है. फिर आपको एक्चुअली आपको 3 साल के लिए असिस्टेंट टीचर के तौर पे वर्क करना होता है. 3 years तो खैर काफ़ी लंबा अर्सा मैंने कह दिया, 9 months आई थिंक, एंड then you become actually a classroom teacher. बिल्कुल सही है. और पाकिस्तान में जो एक प्रैक्टिस जो मैंने देखी है और बहुत करीबी देखी है कि जो कुछ नहीं कर रहा होता वो आराम से किसी स्कूल जाता है, और प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के तो फिर थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं, प्राइवेट स्कूल जाता है वो उसको 25-30 हज़ार रुपए पे हायर कर देते हैं. उसको कख नहीं पता कि बच्चे की साइकी क्या है. छोटी क्लास में उसको लगाते हैं, इतना जरूर करते हैं. वो बच्चियां बैठी रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, टीचर बस क्लास में मौजूद है, मोबाइल उसने पकड़ा हुआ है, काम कुछ नहीं हो रहा है ना. आप बताएं. तो पहले तो मैं पेरेंट्स वाली बात को थोड़ा सा वो करना चाहूँगी जो इरम ने कहा. शी इज़ कम्प्लीटली राइट अबाउट दैट. तो पेरेंट्स का काम होमवर्क सुपरविजन एंड होमवर्क कंप्लीशन नहीं रह जाएगा. पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क बच्चों को दिया जाएगा, जो सर्विस दिए जाएंगे उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे. तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत अलग लेवल की होगी और बहुत दे विल बी अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड स्कीम बट इन अ वेरी नेचुरल वे. फॉर एग्जाम्पल बच्चों को रमज़ान में प्रोजेक्ट दिया कि आप 3 मस्जिदों में जाएं और वहाँ जाके देखें कि मस्जिदों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या और होना चाहिए, क्या होता है. तो बच्चा पेरेंट के साथ ही जाएगा, इंटरव्यू करेगा, वीडियो रिकॉर्ड करेगा, जो भी करके वो लाएगा. या फॉर एग्जाम्पल राइट्स ऑफ रिलेटिव्स आप पढ़ा रहे हैं, एम्पैथी सिखा रहे हैं, तो पेरेंट्स के साथ क्वेश्चन आंसर, बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पेरेंट्स से क्वेश्चन फिल करवा के ला रहे हैं कि आपके लाइफ में कितने रिलेटिव्स रहे हैं जो आप जिनके साथ अभी कभी मुलाकात नहीं हुई, आप कभी शादियों में मिलते हैं, या आपके साथ घर में इमीडिएट फैमिली के अलावा और कितने लोग रहे हैं, इस तरह की चीज़ें. तो पेरेंट्स इन्वॉल्व 100% होंगे, बट पेरेंट्स विल नॉट बी के जो कन्वेंशनल स्कूल्स का है कि बच्चों को बिठा के होमवर्क करवाना, ये वाला पेरेंट इन्वॉल्व वो नहीं होगा. दूसरी चीज़ ये कि टीचर्स कैसे बनते हैं, हमारे यहाँ पे कोई प्री रिक्विजिट्स एज सच नहीं है सिवाय इसके कि एक इंटरव्यू होता है और एक डेमो लेसन होता है. और इंटरव्यू में बस वो बहुत जनरल बातें पूछते हैं जिसमें टीचिंग से रिलेटेड जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती बिकॉज जो टीचर्स आ रहे होते हैं दे आर नॉट इवन एक्सपेक्टेड, क्योंकि पता है सबको कि वो बस BA करके, बैचलर्स करके, मास्टर्स करके, मे बी A levels करके या इंटर करके भी इन सम केसेस बस वो आ रहे हैं. तो उनको बस इंटरव्यू में चंद बेसिक सवाल पूछे जाते हैं और उसके बाद डेमो लेसन कुछ स्कूल्स कंडक्ट करते हैं, कुछ वो भी नहीं करते. तो डेमो लेसन में टीचर का थोड़ा पता चल जाता है कि उन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, खड़े होकर बात कर, बोर्ड की राइटिंग अच्छी, ये बेसिक चीज़ें देख ली जाती हैं. फिर वो ही लर्न्स ऑन द जॉब. ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बस वो आ गए, ही स्टेप्ड इन, ही और शी में मोस्टली शी, और फिर वो खुद ही करते जाएंगे और वो सीखते जाएंगे. बच्चे उनको बहुत कुछ सिखा देंगे इस प्रोसेस में. जो बच्चे इतना टफ टाइम देते हैं क्लास कंट्रोल टीचर्स को, बच्चों पे डंडा चलाना आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है. लेकिन ये चीजें ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द आइडियल सिचुएशन, दिस इज फार फ्रॉम व्हाट इट शुड एक्चुअली बी. ये बड़ी खतरनाक. पैसे कितने मिलते हैं शुरू में जो नई जो टीचर्स आती हैं? 25-30 मिल जाते हैं? 25-30 मिल जाते होंगे, लेकिन इससे बहुत बेहतर मिलने चाहिए, इससे कम भी मिलते हैं और इसमें भी एक एवरेज है. ये तो मैंने वो बताया आपको ना कि जो बिल्कुल पता था, और जाहिर है वो जो आपको ऑफर हुए थे, नहीं मुझे ऑफर हुए थे, मैंने कभी पढ़ाने का मेरा वो वाला टेम्परामेंट नहीं है कि वो जो पेशेंस है. मैं पठान खातून हूं, नाजरीन आप बेहतर जानते हैं पठान भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे टीचर होते हैं या नहीं, ये मैं भी कुछ कह सकती. अच्छा, मैं इस पे जो एक फॉलोअप चीज पूछना चाह रहा था वो ये कि ये तो होता है, ठीक है, होना क्या चाहिए?
होना आइडियली ये चाहिए कि आपने एक टीचर को सिलेक्ट करना है, आप उसके अंदर क्या मेजर क्वालिटीज देखेंगे या क्या चीज़ चेक करेंगे? होना तो ये चाहिए कि टीचर का कोई प्रोग्राम हो, कोई सर्टिफिकेशन हो और वो करके लोग टीचिंग में आए, उसके अलावा अलाउड ना हो। और सर्टिफिकेशन में उनको मतलब उसमें क्या क्वालिटी देखी जानी चाहिए? सर्टिफिकेशन उनको जब वो करवाई जाएगी तो दे विल लर्न थ्रू दैट प्रोसेस। उसके एंड में असेसमेंट होगा, अगर वो क्लियर करते हैं इट मींस कि दे हैव लर्नड, अगर वो नहीं क्लियर मैं ये करते। पूछ रहा हूँ कि एक अच्छे टीचर में बुनियादी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? अच्छे टीचर की इंसानियत की बहुत सारी quality चीजें होती हैं जिसमें हम ये देखेंगे। एम्पैथी, मैं ये इंसानियत, कहने वाली थी सबसे पहले कि एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर में। टीचर्स लैक एम्पैथी बेसिकली, क्योंकि वो इसलिए भी होता है कि इसमें टीचर्स का कसूर नहीं है, स्कूल का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि एम्पैथी सभी लैक कर रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करें तो टीचर्स में भी वही चीज़ आ जाती। एम्पैथी सबसे पहले होनी चाहिए टीचर्स में। टीचर शुड बी वेरी रिफ्लेक्टिव, कॉन्स्टेंटली अपनी प्रैक्टिस पर रिफ्लेक्ट करना और उसको इम्प्रूव करना। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन टीचर को सिखाते वक्त उसको सारी चीज़ें टीचर को सिखाई जाएंगी। लेसन प्लानिंग प्रॉपर सिखाई जाएगी, क्लास कंडक्ट करना प्रॉपर सिखाया जाएगा, क्लासरूम कंट्रोल सिखाया जाएगा, बच्चों से इंटरेक्शन सिखाई जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं टीचिंग एंड लर्निंग के। ये सीखने वाली चीज़ है, ये ऐसा नहीं होता कि बस मैं आ गया, आप चुप करके मेरी बात सुनो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और टीचर्स की कोई प्रोबेशन वगैरह का होता है सिलसिला या? जी होता है। अच्छा, होता है नॉर्मली स्कूल में 3 मंथ्स 6 मंथ्स और कुछ जगह पे 1 ईयर भी होता है। एक और सवाल, इरम मुझे बताएं, आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं तो वो जो टीचर हैं वो बच्चों के दोस्त हैं या नहीं? मेरे बच्चे मतलब दोस्ती वाला रिलेशनशिप है बच्चों का टीचर से? आप चाहे होम स्कूल है, वैसे जनरल जो आपने देखा हो वहाँ पर कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पर, पब्लिक स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स, वहाँ पर टीचर्स बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है वो दोस्ती वाली है या नहीं? देखिए अगेन वही है ना वाली बात, टीचिंग इज अ टू फोल्ड थिंग, राइट? एक है जो एकेडमिकली टीचर्स को सिखाया जाता है, दिस इज व्हाट यू डू, दिस इज व्हाट यू डू। और आपने जो पहला सवाल किया था कि टीचर को कैसा होना चाहिए, अगेन मैं कहती हूँ कि 2 प्रोफेशंस ऐसे हैं कि अगर आप में किसी किस्म की कंपैशन और एम्पैथी और आपके शोबे के लिए मोहब्बत, इज्जत, प्यार नहीं है तो खुदा का वास्ता है वो शोबा ना अपनाए। वो नंबर 1 है नर्सिंग एंड नंबर 2 है टीचिंग। ये जो 2 प्रोफेशंस हैं दे रिक्वायर absolute compassion, they require absolute patience, they require absolute respect and dignity for your own profession. Teachers को और even nurses को क्या समझा जाता है, oh you know what, इनको कुछ नहीं करना आता था, that's why they're here, फालतू। But and if that is and if somebody is coming from a point कि ओ मैंने तो डॉक्टर बनना था, मैंने तो फलाना काम करना था, लेकिन अब मेरा चूंकि वो काम हो नहीं रहा है तो चलो अब मैं जब तक वो हो नहीं जाता मैं टीचिंग कर लेता हूँ। What are you doing? You're not basically ready. आप intellectually, emotionally आप ready ही नहीं है किसी को कुछ देने के लिए। Teaching is about giving. Teaching is Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ki sunnah. Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam was a teacher. If I am a teacher today, I am proud because I'm following the sunnah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. How many teachers have that concept? और अगर आप Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam को follow कर रहे हो, तो फिर Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam was the most empathetic, most compassionate human being. Do I actually embody those qualities of our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? सही। So yeah, टीचर को दोस्त होना चाहिए स्टूडेंट का या नहीं? Of course, they have to guide them with firmness and gentleness together. हिना की तरफ हम जा रहे हैं। Okay. Teacher is supposed to be, I believe, friendly, but not the child's, not the student's friend. Teacher friend नहीं है, teacher should be friendly, approachable. तो अगर टीचर फ्रेंड बन जाएगा तो वो फर्मनेस नहीं रहेगी, वो क्लासरूम में वो डिफरेंस, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चे डोंट नो, दे विल स्टेप, वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर देंगे। तो उन एंड दे विल ऑलवेज पुश लिमिट्स। अगर वो उनको पता भी है, टीनेजर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, दे ऑलवेज ट्राई टू पुश देयर लिमिट्स। तो उनको टू कीप देम इन देयर प्लेस। Teacher is not a friend. Teachers should make this clear first of all. They can be friendly, they have to be approachable, they have to be very empathetic towards the child, sensitive, caring, sincere. Sincerity बच्चे जो है ना वो फौरन वो सेंस कर लेते हैं कि टीचर सिंसियर है क्या। टीचर हैज टू बी काइंड। ये बच्चे बहुत रिसेप्टिव होते हैं इन चीज़ों के लिए, बट एट द सेम टाइम फर्मनेस एंड बाउंड्रीज वो मेंटेन करनी है कि बच्चों को वो क्रॉस ना करने दी जाए। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त जी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। काश हम ऐसे स्कूलों में पढ़े होते तो कोई अच्छा काम कर रहे होते। काम तो सही भी अच्छा कर रहे हैं, स्कूलों को कैसा होना चाहिए ये मुद्दा था हमारा। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया इरम, बहुत शुक्रिया हिना, वक्त दिया आप लोगों ने। नाज़रीन सो मच। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ तलवार चलाने की। कभी तलवार चलाई है ज़िंदगी में, कभी तलवार चलाई है, कभी तलवार उठाई है,
खिलौने वाली? खिलौने वाली नहीं, असली वाली। असली वाली भी उठाई है? असली वाली कहाँ उठा ली तलवार, किस पर उठाई? नहीं, किसी पर नहीं उठाई। अच्छा। मैं किसी जगह जा रही थी तो वहां पर तलवारें पड़ी हुई थी। अच्छा। तो वो बेसिकली एक स्टोर था, शॉप थी, तो उसमें तलवारें शलवारें और ये खंजर वंजर और ये सब चीजें पड़ी थी, तो फिर उसमें मैंने उठा के जरा। अच्छा, गुड। यही कर सकती हैं आप। असल जो खिलाड़ी हैं तलवारबाजी की हमारे यहाँ पर, वो है जी महविश आफ्ताब साहिबा, और शी इज द यंगेस्ट फीमेल कोच। यस, बिल्कुल, तलवारबाजी की कोच हैं, खेलती भी हैं और सिखाती भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अब ग्लोबल लेवल पर दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बिल्कुल तैयार, चाकू चौबंद, हशाश पशाश और कमरबस्ता है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है महविश आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया महविश। सबसे पहले तो आप इतनी प्यारी सी हैं, क्यूट सी हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसी तरह रखे। ये बताएं आपकी एज कितनी है? मेरी एज 18 है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं, ये आप तलवारबाजी की तरफ कैसे आई, कैसे आपने आगाज किया? 2019 में जब मैंने ज्वाइन किया, जब मेरे स्कूल में कैंप लगा था तो मैंने 4 डेज़ का कैंप ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद एक सर आए थे, सर संजीव लामा, वो हमें नेपाल से सिखाने आए थे। फिर उन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई 17 डेज़ की। फिर मैंने सैटरडे संडे जो है ना इस कैंप को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, तो फिर एक साल तक ऑफ रहा। फिर उसके बाद दोबारा मैंने ज्वाइन किया, तो अब इस लेवल तक पहुँच चुकी हूँ। अच्छा, अब किस लेवल तक पहुंच चुके हैं? ये जो आपने कहा इस लेवल तक, तो वो लेवल भी जरा बता दें। मैं अब बच्चों को ट्रेनिंग करवाती हूँ। पहले मैंने खुद ट्रेनिंग की है। पहले मैंने सर से पूरा ट्रेनिंग का कोर्स किया। अब मैं ट्रेनिंग करवाने लग गई हूँ, गर्ल्स को भी और बॉयज़ को भी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सबको ट्रेनिंग करवाती हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं, जब पहली मर्तबा, बिल्कुल पहला दिन आपने जब तलवार उठाई, तो क्या दिल में हल्का सा, ऑनेस्टली बताना, दिल में हल्का सा ये डर था कि भाई ये तलवार मैं अभी चलाऊंगी, कहीं अगले को ही ना लग जाए या मुझे ही ना लग जाए, मैं जख्मी ना हो जाऊं, कोई ऐसी टेंशन थी? जी जी बिल्कुल। जब मैंने फर्स्ट टाइम सोड उठाई थी तो जो मुझे लगा था कि ये इसमें कहीं धार तो नहीं, कहीं मेरा हाथ तो नहीं कट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उसमें। तो ऐसा क्या है उस तलवार में कि उससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है? मतलब क्या वो उसकी तेज़ धार नहीं होती, या वो पॉइंटेड आगे से लग रही होती है लेकिन क्या होती नहीं है वो? नहीं, उसमें धार वगैरह तो नहीं होती, लेकिन एक ब्लेड होता है, लोहे का होता है वो ब्लेड जो है ना, उसमें वो होता है बस, और तो धार वगैरह तो कुछ नहीं होती। अच्छा, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है? मतलब आप लोग किस तरह से पहले तलवार उठाना सिखाती हैं, फिर आप उसको उसकी मूवमेंट सिखाती हैं? थोड़ा सा ये दिखाएं ना, हाँ, कि होता कैसे है, किस तरह सिखाती हैं? पहले तो जब शुरू में मैं सिखाने स्टार्ट करती हूँ तो मैं सिर्फ उनको 1 to 10 फुटवर्क करवाती हूँ। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे दिन जैसे क्लास बढ़ती जाती है तो फिर मैं उनको जैसे ब्लेड की 1 2 3 सिखाती हूँ, अटैक, फिर डिफेंस सिखाती हूँ, फिर आगे काउंटर अटैक, फिर इसी तरह सारे लेसन्स वगैरह सिखाती हूँ। फिर इस तरह सही है। अच्छा, और इस सारे प्रोसेस में मुश्किल काम ज़्यादा क्या होता है, अटैक करना या डिफेंस करना? अटैक करना तो बच्चों को आ जाता है, लेकिन डिफेंस करने में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो उनको डिफेंस जो है ना वो बार बार सिखाना पड़ता है। ओके, तो ये बताएं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आप अटैक में ज़्यादा माहिर हैं या आप भी डिफेंस में कंफ्यूज होती हैं? नहीं, मैं डिफेंस बहुत अच्छा करती हूँ, अटैक तो खैर हो ही जाता है, लेकिन डिफेंस अच्छा करती हूँ ज़्यादा। ओके, अच्छा ये बताएं कि इंसान के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो इस गेम में महारत हासिल कर सकता है? मतलब आपका फुर्तीला होना ज़्यादा ज़रूरी है, या ये कि आपके अंदर जो आपकी कलाई है, चूँकि ज़्यादा कलाई का इस्तेमाल होता है इस गेम के अंदर, उसकी मजबूती, क्या ऐसी कंट्रोल या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस खेल में आने वालों के लिए ज़रूरी हैं?
इसमें हैंड्स की मूवमेंट तो होती है, उसके साथ साथ जो लेग्स की मूवमेंट, जब तक हमारा फुटवर्क सही नहीं होगा ना तो हमारा मैच में पॉइंट्स नहीं मिलते। अगर सेबर में ये होता है कि इसमें 3 स्टाइल के वेपन्स होते हैं, फॉइल, सेबर, एपे। तो जो सेबर होता है उसमें जो है ना बिल्कुल परफेक्ट जो पोस्टर है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर ज़रा से भी पाँव इधर उधर होता है तो वो उसमें पॉइंट्स जो है ना नहीं मिलता। लेकिन एपे में जो है हम वॉक भी कर सकते हैं और जो जैसे हमारी ऑन गार्ड पोजीशन होती है उसमें वॉक्स भी कर सकते हैं, सिटअप भी कर सकते हैं, तो उसमें सब चल जाता है। लेकिन जो सेबर है ना उसमें तो बिल्कुल परफेक्ट रहना पड़ता है और मेरा गेम सेबर ही है। अच्छा, इस गेम का स्कोप कितना है? क्योंकि पाकिस्तान में तो खैर मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे। पहले तो पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, अभी नेशनल गेम्स वगैरह हुए हैं उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, तो अब इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है, स्लो स्लो इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं। महविश के आपके वालिदैन क्या करते हैं और उनका क्या है? जब आपने ये तलवार उठा ली तो आपने उनको कहा कि आप घबराना मत, मैं आप लोगों की हिफाजत करूंगी, और कोई थोड़ी सी छेड़खानी करेगा तो उसको तलवार सिखाएंगे फिर हम। जी बिल्कुल। जब मैं जैसे मतलब कि अपनी बहन वगैरह के साथ बाहर जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आप लोगों के साथ, इस तरह मैं उनको बोलती हूँ। और मेरी फैमिली में 4 बहन भाई हैं मेरे, और 4 मेरे बहन भाई और हैं, और मैं हूँ और मेरे मम्मा पापा हैं। और मम्मा भी बहुत खुश होती हैं, बाबा भी बहुत खुश होते हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं आगे भी जा रही हूँ सपोर्ट, मम्मा पापा की सपोर्ट से मैं आगे भी जा रही हूँ। अच्छा, आपके वालिद साहब जो हैं वो रक्षा चलाते हैं कराची में, तो हमें पता है भाई रक्षा चलाने वाले तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, और रक्षा चलाने वालों की डिमांड भी बहुत है, क्योंकि हर एक को ट्रांसपोर्ट का मसला है, तो बस लोग कहते हैं भाई रक्षा होना चाहिए फ़ौरन यहाँ से वहाँ। तो उनकी लेकिन आमदनी जो है वो क्या इतनी है कि आपको इस खेल में आगे लेकर जा सके? नहीं, खैर पापा की जो आमदनी है वो तो इतनी नहीं है, लेकिन जो है ना यहाँ पर हमारे जो गेम को सपोर्ट्स करते हैं वो मुझे लगता है कि वो मुझे भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जब मैं इस लेवल तक पहुँचूँगी, जब मुझे इंटरनेशनल लेवल तक जाना होगा तो वो मुझे इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। सही है। अच्छा, अब इंटरनेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें आपका किसकी तरफ ध्यान ज्यादा है? कौन सा कंपटीशन ऐसा है जिसके लिए अब आपने अपना माइंड बना लिया है कि यहाँ मैंने जाना है, और तैयारी उसके लिए आपने मेंटली और फिजिकली तौर पर करनी शुरू कर दी है? अभी तो खैर हमारे जो है ना सिंध गेम्स होने वाले हैं, तो अभी तो मैं सिर्फ सिंध गेम्स की तैयारी कर रही हूँ। फिर उसके बाद हमारे नेशनल गेम्स होंगे तो फिर मैं नेशनल गेम्स की तैयारी करूँगी। सिंध गेम्स और नेशनल गेम्स की तैयारी अभी दोनों की चल रही है, साथ साथ चल रही है दोनों की तैयारी। अच्छा, सही। अच्छा, आम जिंदगी में स्पोर्ट्स क्या सिखाता है इंसान को, कैसे बेहतर बनाता है, और ख़ास तौर पर फिर अगर हम फेंसिंग की बात करें तो आम जिंदगी में ये कहाँ काम आती है? ये हमें अपने डिफेंस में भी काम में आती है, और एंजॉयमेंट तो चलता रहता है, लेकिन जो ये हमारे को हमारे डिफेंस में काम में आती है। हम जैसे कि मतलब कोई ये हमारे डिफेंस में काम आती है बस। ठीक है, बस इतना डिफेंस बस बहुत हो गया। हाँ, ज़्यादा नहीं फैलो तो मैंने बता दिया, आपको बता दिया डिफेंस में काम आता है। अच्छा, ये बताएं, आपकी ज़ाहिर है जो क्लास में पढ़ती हैं बच्चियाँ बच्चे आपके साथ जो और आपके फ्रेंड्स हैं, वो नहीं कहते, वो हैरान नहीं होते कि आपने ये तलवारबाजी शुरू की हुई है? जी होते तो हैं। मेरी जो दोस्तें हैं वो मुझसे बोलती हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, ये तुम्हें कैसे आया? मैंने बोला मैंने पहले इसकी ट्रेनिंग ली है, कोई इतना हार्ड नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम भी ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन फिर वो इसी चक्कर में कंफ्यूज हो जाती हैं, फिर वो मना कर देती हैं। अच्छा, अब ये फेंसिंग जो है वो आपकी फैमिली की इनकम की सपोर्ट में कैसे काम आती है? जी, तो
तो मैं जो स्कूल में जॉब करती हूँ तो वो मैंने फेंसिंग की ट्रेनिंग वगैरह से ही ट्रेनिंग वगैरह करवाती हूँ। मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस में मैं जाकर फेंसिंग की ट्रेनिंग वगैरह देती हूँ। तो फिर वहाँ से जो इनकम होती है वो मेरी फैमिली की, मैं अपनी फैमिली को उससे सपोर्ट भी करती हूँ। बहुत ही आला, ज़बरदस्त जी। तो इस वक्त क्या कराची में ऐसे स्कूल्स हैं काफ़ी सारे जो कि फेंसिंग की तरफ अपने स्टूडेंट्स को लेकर जा रहे हैं? जी, अभी हमारा कुछ दिन पहले जो है ना कैंप लगा था, क्लिफ्टन में एक स्कूल है उधर लगा था। फिर उसके बाद जो है TFS स्कूल में भी कैंप लगता रहता है। फिर हमारा जो अजीम स्कूल है उसमें भी कैंप लगता रहता है। और अभी जो हमारा कैंप चल रहा है वो कराची ग्रामर स्कूल में चल रहा है। तो इस तरह मुख्तलिफ कराची यूनिवर्सिटी में कैंप लगता है हमारा, और मुख्तलिफ कॉलेजेस, अप्पा कॉलेज वगैरह में भी कैंप लगता रहता है हमारा। ज़बरदस्त, इसका मतलब है कि लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग हो रही है तो यकीनन। और एक चीज आपने सिखाई है महविश आजकल के दौर में, जाहिर है और लड़कियां भी करती होंगी, लेकिन आपकी वजह से ये हाईलाइट हो गई, स्पोर्ट भी और ये चीज भी कि लड़कियां भी इसकी तरफ आ रही हैं। और ये चीज भी कि वो लड़कियां इस तरह आ रही हैं कि अब वो सिखा भी रही हैं और अपने घर के जो अखराजात और जो सारी चीजें हैं, जरूरियात, उसको पूरा कर रही हैं। तो ये है असल विमेन एम्पावरमेंट। बिल्कुल, इसको कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट। जो बाकी उल्टी सीधी विमेन एम्पावरमेंट है ना, ये एम्पावरमेंट है और ना ही हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये है जी विमेन एम्पावरमेंट की ज़बरदस्त और बेहतरीन मिसाल। थैंक यू महविश, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं। और हमारी दुआ ये है कि पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी आप फेंसिंग करें और छा जाएं जी, छा जाएं। थैंक यू महविश, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं कुछ अदाकारी की, अदाकारों की। एक बहुत ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप लोग जो टेलीविज़न देखते हैं, ड्रामे देखते हैं और पर्दा सीमी क्या होता है, वो टेलीविज़न की स्क्रीन से ग्लूड रहते हैं, तो उनको एक शख्सियत बड़ी नज़र आती है अदाकारी करते हुए, मॉडलिंग करते हुए, एड्स में भी, होस्टिंग करते हुए तो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। तो ये शख्सियत है अली सलमान। अली सलमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इनका कैरियर रहा है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अली सलमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आपने इतनी सारी चीज़ें की हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर ली आपने, मॉडलिंग कर ली, फिर मीडिया में आप फिर कारोबार करते रहे, इन्वेस्टमेंट्स से आप रिलेटेड रहे, इतनी सारी चीज़ें आपने कर लिया। तो ये कैसे आपने कर ली इतनी सारी चीज़ें? आप हरफल मौला आपको कहा जाएगा या जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहेंगे आपको? आपने शुक्र है साहूकार नहीं कहा, आपने मुझे ऑल द थिंग्स दैट यू हैव सेड, थैंक यू वेरी मच। येस, आई डिड केमिकल इंजीनियरिंग। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से पहले मॉडलिंग शुरू कर दी थी। केमिकल इंजीनियरिंग के जो 4 साल थे लाहौर UET के, दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस टू फेस द कैमरा। वहाँ से वो एक टेलीविज़न का हल्का फुल्का जर्नी शुरू हुई, विच वॉज मोर टू डू विद होस्टिंग द शोज़। उसके बाद कारोबार जो है वो एक्सीडेंटल था। It's a long journey, so we'll keep it for another time. सरमायाकारी, I wish. हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सरमायाकार हैं, अदनान सिद्दीकी, इजाज़ असलम, हुमायूं सईद, डॉक्टर जुनेद, बड़ी इनकी सरमायाकारी हैं। उसकी डिटेल में हम नहीं चाहेंगे, बट येस, I help people do investments and Allah has been kind. That's the easiest answer. And I think आप अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें तो अल्लाह ताला आसानियाँ करते हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ करता है। लेकिन ये बताएं, इतनी छलांगे क्यों मारी आपने? मतलब कहीं सेटल नहीं हो रहे थे, कुछ बेचैन किस्म की आत्मा है आपकी, या कुछ ढूंढ रहे थे, किसी चीज़ की तलाश थी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी आपको? ये बड़ा अच्छा सवाल है, छलांगे मारने वाला। मैंने मॉडलिंग इसलिए की कि मेरे साथ इजाज़ असलम और अदनान सिद्दीकी और एक ताहिर हमारा दोस्त था, ये ओवरनाइट स्टार्स बन गए, क्योंकि उस ज़माने में टेलीविज़न तो था नहीं इतना, तो मॉडल्स वर कंसिडर्ड टू बी स्टार्स। और आप बैठे होते थे कहीं पे और लड़कियां आके अंगूठे लगवा, मेरा मतलब ऑटोग्राफ लेती थी, कुछ इनमें से अंगूठे लगाते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, इनके अलावा थे वो। तो इट वॉज इंस्पिरेशन, इट वॉज द पीयर प्रेशर। सबने कहा तू भी लंबा चौड़ा यार, अगर ये कर सकते तो तू क्यों नहीं कर सकता। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। छलांगे मैंने बिल्कुल नहीं मारी। हाँ, उम्र के इस हिस्से में आके मुझे ये समझ आ गया है कि यू नीड टू डू वन थिंग प्रॉपरली। तो एक वक्त में अब मैं एक काम करता हूँ, इसलिए मुझे माशाल्लाह 20 साल हो गए, शादी भी एक ही है, तो एक काम ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। सो आई डू वन थिंग एट अ टाइम एंड आई ट्राई टू गिव इट माई 100%। यस,
सही। तो आप स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट थे? शरारती थे या फिर वो जो शरीफ मिस्कीन बच्चे होते हैं, जिम्मेदार बच्चे, सीधे साधे, वो थे? मैं स्कूल में गरीबों का मम्मी डैडी बच्चा था जो बेचारा, चूंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो स्कूल में जब आप बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, जो आपने लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया था, सरमायाकारों के और साहूकारों के बच्चे देखते थे, को मर्सिडीज पे आता था, तब एक बेंज होती थी, एक पीने वाली और एक गाड़ी वाली। हाँ। पीने वाली तो खैर अब बदल गई, लेकिन गाड़ियां वही हैं। तो उनको देख के इंस्पायर होते थे और अंडर प्रेशर रहते थे। हाँ, मुझे एक लंबा होने का थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज था, तो करता कोई था, भुगतता मैं था, क्योंकि नजर मैं ही आता था दूर से। सो आई वाज एन ओके स्टूडेंट, बट आई वाज स्टूडियस, आई वाज रीजनेबली वेल, 70 to 80% वाला था मैं। पता नहीं फिर किसकी नजर लगी। सही, ठीक। तो मॉडलिंग का तो आपने हमें समझा दिया, करियर कैसे शुरू हुआ। एक्टिंग बाकायदा तौर पे आपने कैसे शुरू की और किसने ढूंढा ये हीरा? आई गिव द क्रेडिट टू कैसर अब्बास साहब। पाकिस्तान टेलीविजन पे सबीना कैसर एक मेकअप आर्टिस्ट थी, बहुत बड़ा नाम था। कैसर अब्बास सेट डिजाइनर थे, अ वेरी बिग नेम। शौक सबको होता था, लेकिन मुझे जो पहला ब्रेक दिया कैसर अब्बास साहब के थ्रू गजनफर अली साहब ने। प्ले था मिस्ट्री थिएटर, मेरा पहला प्ले था। फजीला काजी भाभी का भी मेरा ख्याल पहला या दूसरा प्ले था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फजीला भाभी जो है वो बड़ी स्टार बन गई, मैं जिथे था उत्थे ही आन खलोता। तो आई कैन टेल यू फॉर श्योर आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। अगर मुझसे कोई काम करवा ले तो मैं कर लेता हूँ, वरना मेरे अंदर का टीपू कभी बड़ा नहीं हो सका। और ये टीपू यौरक नहीं है, टीपू अदनान शाह टीपू है। हाँ बिल्कुल अदनान शाह टीपू है। अच्छा ये बताएं, आपकी पसंदीदा हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी कौन सी? और अगर उस मूवी में आप कोई किरदार निभाना पसंद करेंगे या किसी और एक्टर का रोल जो आप समझते हो कि आप वो अच्छा कर सकते हैं, कौन सा होगा वो? यार आई स्टिल हैव ऑफर्स ऑन टेबल। फिल्म बड़ा मुश्किल मीडियम है, और हम चूंकि पाकिस्तानी है इसलिए यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आई हैव बीन ऑफर्ड फिल्म्स कंसिस्टेंटली, मुझे कभी समझ नहीं आई फिल्म। मुझे शोएब मंसूर साहब अगर कभी कहते, जो उन्होंने कभी नहीं कहा, ना उन्होंने मुझे गर्ल्स एंड गाइज पे ऑफर दी थी और ना ही उन्होंने किसी फिल्म के लिए दी। बाद में एक फिल्म हमारे दोस्त बना रहे थे जिनकी जवानी रोज़ वापस आ जाती है, एंड आई वॉज अबाउट टू गेट इन टू दैट, बट आई ब्रोक माई लेग। उसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी शायद उनके लिए, मेरे लिए तो ना हो सकी। लेकिन अभी एक बेग साहब है, नाम उनका अभी इतना ही बता देते हैं। ही वॉन्ट्स टू कॉपी टेकन। तो वो कहते हैं कि यार तू वो रोल बड़ा अच्छा कर सकता, पता नहीं इसका क्या मतलब है। आई थिंक यस, बिकॉज हम उम्र के उस हिस्से में जहाँ पे सोबर मेच्योर प्रॉपर कैरेक्टर हो, और फिर आई डोंट नो, आई सिंसियरली बिलीव मूवी इज ऑल अबाउट कंटेंट। तो अगर वो ऑफर हुआ है, अभी तक मैं कन्विंस नहीं हूँ, इंस्पायर्ड हूँ, कन्विंस नहीं हूँ। अच्छा, इंस्पायर मुझे राइटर ने कर दिया हुआ, कन्विंस अभी तक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं कर सके। चलें, हो सकता है कि वो कर लेंगे तो हम आपको टेकन में देखेंगे। लेकिन अच्छा ये बताएं कि एक और शौक भी है आपका, और बाइकिंग। तो ज़रा ये बताएं कि ये शौक आपका कब पैदा हुआ, और कभी ऐसा हुआ कि घर वालों से छुप के दोस्तों के साथ कहीं चले गए हों और किसी नागहानी सी सूरत आन पड़ी हो, और फिर घर वालों से भी खूब आपने डांट डपट समेटी हो? दो शौक हैं जो एक्सीडेंटल हैं। एक था जो नेचुरली ये शो मीडिया वाला था, वो हादसाती तौर पे था, जितना उसको मैं कैरी कर सका या कर रहा हूँ वो है। और जो बाइक्स वाला है, वो बाइक्स वाला बिल्कुल मुझे कभी शौक नहीं था, बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ये बाइक, एक उर्दू का लफ्ज़ है, चेपी गई थी। और इसको चिपवाने में इजाज़ असलम और फैसल कुरैशी भाई का बहुत हाथ था, और चेपने वाले इमरान थे जो हार्ले के यहाँ पे डीलर हैं पाकिस्तान में। लेने के बाद 3 हफ्ता वो घर खड़ी रही। बेटी ने कहा अब्बा जी शर्म करो, उन ले ली है, इन्हें चलाएगा कौन? तो उसके बाद 3 महीने से उसको सीखा गया कि इसको चलाना भी होता है। 500 किलो की लाश थी, कोई मजाक नहीं था मेरे दोस्त। तो फिर वो उसके बाद फिर ऐसी लत लगी कि फिर लगती चली गई, टिल आई हैड एन एक्सीडेंट। अल्लाह ने बड़ा मेहरबानी कर दी, बचत हो गई। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि जब इस तरह की बाइक या स्पीड बाइक चलाओ तो कोशिश करो 100 से ऊपर एक्सीडेंट हो, 100 से नीचे ना हो। तो मैंने कहा कि उस्ताद मोहतरम कहते पुत्र 100 दे होते तो तेनू लोगों ने इकट्ठा करना है ना, तो उस तू थले तेनू आप ही करना है जो करना है। तो बहरहाल बचत होगी। अब मैंने वो बाइक्स बेच दी हुई हैं। अब मुझे डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग करने का शौक है। वो जब मैं कर रहा हूँ तो मैं वीडियो भेज दूंगा। वो पाकिस्तान में होती नहीं इसलिए मैं भेज नहीं सकता। डॉल्फिन्स होती है, स्विमिंग नहीं होती। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये बाइक चलाते हुए अक्सर हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि मतलब बस जैसे आपने हादसे का बताया कि होने वाला था, अल्लाह ने बचा लिया, तो मतलब आपने बस कलमा पढ़ लिया हो कि बस अब तो गया मैं?
यार बाइक चलाते हुए हादसे वो डिपेंड करता है कि आप शहर के अंदर तो आप हैवी बाइक भगा ही नहीं सकते ना, बिकॉज आप अभी जाते हैं तो एक स्पीड ब्रेकर आता है, फिर उसके बाद खड्डा आता है, वहां से बच गए तो फिर सिग्नल आता है, जहां आप खड़े होते हैं तो रक्षे से एक लड़का बाहर निकालता है, अबे कितने की ली, उससे आप आगे जाते हैं तो 770 वाला कहता है अबे रेस लगाएगा स्पार्टर हूं। तो ये अगर आप इसको हादसा कहते हैं तो ये हादसा है, बड़ा खूबसूरत हादसा है। लेकिन कलमा तो देखिए, आप आयतल कुर्सी पढ़ के आप बैठते हैं जी, ये हमें सिखाया गया बचपन से बुजुर्गों की तरफ से, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फेथ है कि जब आप अल्लाह को जामिन करके बैठ जाते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला हिफाजत करते हैं। वो कभी हुआ नहीं मेरे साथ, जो एक्सीडेंट भी हो उसमें लोगों की गलती नहीं थी, मेरी नहीं अच्छा थी। लेकिन ये है कि बाइक पे हेलमेट और सेफ्टी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हर उस लड़के को जो बाइक चला रहा होता है उसको हाथ जोड़ के इल्तमास करता हूँ, अपने माँ बाप का ख्याल करो, कम से कम हेलमेट ज़रूर पहन लो, क्योंकि हेड इंजरी एंड नेक इंजरी ये आपको पैरालाइज कर देती है या खुदा ना खास्ता यू डाई। सो बेसिक सेफ्टी, जिंदगी में किसी भी काम में एहतियात और सेफ्टी ज़रूरी है। आप फिलहाल बाइक पे फोकस करें। अच्छा, आप दास्तान गो भी हैं, तो ये जो कहानियाँ आप लिखते हैं या सुनाते हैं, ये वही बचपन वाली कहानियाँ होती हैं जो आपने सुनी होती हैं वही सुनाते हैं, या फिर कोई और इंस्पिरेशन है इसके पीछे, मतलब किस नौयत की कहानियाँ? यार आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड, बिकॉज मुझे बहुत अच्छे वक्त पे साजिद हसन, हमारे जो मशहूर एक्टर और एंकर हैं, और सजाद अली भाई जो सिंगर हैं, इन्होंने मुझे किताबें पढ़ने की चुस्की लगाई थी। बाकी लोगों ने भी चुस्की लगवाई, लेकिन बहरहाल किताबों की जो है, और ये किताबें आपके सबकॉन्शियस में हमेशा ये सटल तरीके से स्टोर हो रही होती है। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान होता है कि जब आप लिखने बैठते हैं, बात करते हैं, तो ये आपकी और आपके सबकॉन्शियस के दरमियान जब एक कहते हैं मेंटल ब्लॉक आ जाता है ना, तो जितना आपने पढ़ा होता है इट स्टार्ट्स कमिंग आउट। मेरे गुरु जो थे मुसन्सर तारिक साहब थे और फ़ख्र आलम थे, जिनको देख के मैं इंस्पायर होकर टीवी पे आया था। मैंने मुसन्सर साहब से जब पहली दफ़ा मुलाकात की, नूरुल हसन लेकर गए थे, तो मैंने गोडों में बैठ के कहा उस्ताद मोहतरम तुहाडे चक्कर मैं यूरोप विच ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ हो। कहता पुत्र मैं तो सिर्फ फिक्शन किया सी, मैं कहा मारे गए, मैं तो एक्चुअली कर देता तो रोजे मैशर साहब तुसी दियोगे हुन। तो ये बैकग्राउंड है सर। क्या बात है। अच्छा ये बताएं, अगर अली सलमान परफॉर्मर ना होते तो क्या होते? मैं छोटा सा बच्चा हूं, मैं ना एक्टर हूं, ना परफॉर्मर हूं, ना होस्ट हूं। मैं हर चीज जो करता हूं, आई लिव इन द मोमेंट, आई लिव फॉर नाउ, आई लिव टुडे, बिकॉज जो आज हम जहां पर जिंदगी में, इट इज ऑल टू डू विद आवर पास्ट। कल जो होगा वो इस मोमेंट की वजह से होगा। सो आई ट्राई टू मेक दिस मोमेंट ऑलराइट, आई ट्राई टू लिव इट, बी हैप्पी, बिकॉज कल जो भी होगा ना, वो छोटे बच्चे, इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर कंटेंट, एंड जिंदगी में याद रखें, इसमें आजम लोग ढूंढते रहते हैं, वो इट इज थैंक यू। अल्लाह सुब्हान ताला का हर नेमत का शुक्रिया करते रहें, कल कभी खराब हो नहीं सकता। तो वो बच्चा खुश है जी, वो जो भी है वो है, और वो बड़ा खुश है उस पर, और इसको खुशी रहना चाहिए। अच्छा, अक्सर अलग अलग लुक्स में आपको देखा है, अलग अलग होलिया में कभी बाल बड़े हो जाते हैं, कभी आप दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं आपको? ये किसी से इंस्पायर हो के ऐसा करते हैं, या फिर बोर हो जाते हैं तो आप कहते हैं चलो तब्दीली आ जाए? यार मैं आई डोंट थिंक आई गेट बोर्ड, बट वाकई आप रोज़ शीशा देखते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर आप कहते हैं यार अच्छा ऐ तो हो गया है, तो हुन हो की करिए। तो फिर आप ट्राई करते हैं। आई एम वेरी लकी टू हैव गुड पीपल विद गुड फैशन सेंस अराउंड मी, तो वो इंस्पिरेशंस होती हैं। एंड इफ यू आर विद हैप्पी, गुड, यू नो, स्टाइलिश, इंटरेस्टिंग पीपल, बिल्कुल, तो वो आपको इंस्पायर करते हैं। मेरी दूसरी इंस्पिरेशन, मैं कुछ अर्सा बाहर भी रहा हूँ, वेस्ट में रहा हूँ, तो इटालियंस के साथ रह के आपकी एक सेंस ऑफ स्टाइलिंग और सेंस ऑफ एक्सप्रेशन होती है। स्टाइल इज एन एक्सप्रेशन बेसिकली, वो बेहतर हो जाती है, वो डिफरेंट हो जाती है। सो आई थिंक ये जो मैंने सीखा 8-9 साल इटली में रह के, अदर देन द लैंग्वेज, आई कीप प्रैक्टिसिंग। आई एम ग्लैड दैट यू सेइंग कि वो लुक चेंज हो जाती है। वो दाढ़ी है, बड़े बाल हैं, वो बाइक वाला लुक था, छोटे बाल क्रॉप हुए हैं, जब आप गर्मियां होती है तो आप क्या करें, मतलब इट ऑल हैज टू डू विद अ मूड, आई थिंक, एंड इंस्पिरेशन। अच्छा, अगर आज से 20-30 साल पहले वाले अली सलमान को आप कोई मशवरा तजवीज़ देना चाहेंगे तो वो क्या होगी? यार मैं उस वक्त मैं फोकस नहीं था, मुझे 2 काम थे ज़िंदगी में जो मैं बहुत बेहतर कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझसे जो काम करवाया, मैं अल्लाह का उसमें भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम करवाया। लेकिन जो मैं, हर इंसान सोचता है कि वो कुछ कर सकता है जो नहीं कर पाता, लेकिन आज अगर मैं वो कर सकता होता या मुझे करना पड़ता, तो मेरा फोकस, मेरी डायरेक्शन, मेरी क्लैरिटी इसलिए बेहतर होती है कि ज़िंदगी में आपने अपने से बेहतर जो चीज़ करनी है,
आपको अपने से बेहतर इंसान से सीखना चाहिए। आप अगर अपने जैसों के साथ रहेंगे, अपने से उस टैलेंट में कम लोगों के साथ रहेंगे, तो फिर आप जिंदगी में उस एम को अचीव नहीं कर सकते। तो आई वुड प्रोबब्ली हैव गॉटन माई सेल्फ बेटर इंस्पिरेशन एंड टीचर्स एट दैट टाइम। क्या बात। मैंने क्रिकेट खेलनी थी, आई मीन आई शेयर विद यू, एंड आई थिंक इफ आई हैड गॉन टू, उस जमाने में साउथ खान साहब होते थे लुधियाना में, वसीम भाई खेलते थे वहां से, तो अगर मैं साउथ खान, मैं उनको बॉलर ही नहीं मानता था, मेरे से बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट लेजेंड बॉलर ऑफ हिज टाइम एंड अ कोच। अगर मैं उनको पकड़ लेता, बाद में सरफराज नवाज साहब मिले, बट आई डोंट थिंक इट वाज, आई थॉट इट वाज टू लेट। 29-30 years was not a right time to play. So what I regret is a lesson learned which I am passing to everybody. You want to do anything in life, look for somebody who's better than you. बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, बेहतरीन मैसेज है वाकई। अच्छा, आपके मोबाइल पे अगर आखिरी दिलचस्प मैसेज जो है उसके बारे में हम बात करें, तो वो किसका होगा? हमारा एक क्लब है, उसका नाम है बॉयज क्लब। उसमें जावेद शेख साहब, हुमायूं, अदनान, फैसल, इजाज, शहजाद, आप नाम लेते जाएं, सही बॉयज, एहसन तालिश, बॉयज हैं, मतलब बॉयज, ओल्ड बॉयज, बरोज भाई, बरकत सिद्दीकी, कामरान जिलानी, हुज 30-40 बॉयज हैं। तो अगर वो जिस दिन हमारा डेटा लीक हो गया, आपको ये जो आप लीक वीडियोस और ऑडियो देखते हैं, आपको सब भूल जाएंगे। तो ये इससे ज्यादा मैं आपको स्पाइस और दे नहीं सकता। बहुत बड़ी स्पाइस दे दिया। जबरदस्त जी। अच्छा, जब आप एक होस्ट होते हैं या मेजबान होते हैं, तो उस वक्त कितनी अदाकारी करनी पड़ती है? थोड़ा सा होस्टिंग के तजुर्बे पे आते हैं। यार मैं कुछ भी नहीं करता। आप मेरी एक पर्सनैलिटी है, आई थिंक, आई डोंट नो, इट्स गॉड फॉरबिड, इट्स नॉट अ स्प्लिट पर्सनैलिटी, बट आई थिंक कैमरे के सामने मेरे अंदर का बच्चा जाग जाता है। आई स्टार्ट एंजॉइंग माई सेल्फ। इट डज नॉट मैटर जनरल मुशर्रफ साहब से लेकर, आई हैव इंटरव्यूड द लाइक्स ऑफ बोनियम्स एंड द लाइक्स ऑफ इंडियन आर्टिस्ट। मैंने शाहरुख खान, जब एयरवाई लॉन्च हो रहा था, आई स्टार्टेड माई फर्स्ट शो वॉज शाहरुख। तो वो मैं हर एक के सामने मैं ही रहा हूँ। देखें, आई डोंट केयर वॉट यू थिंक अबाउट मी, I care what you think about yourself, and that's what I want to know, and that's what the little child inside me tries to find out. और उस जर्नी में एक दूसरे को जानने की, लोगों तक एक अच्छा एक मैसेज या कम्युनिकेशन हो जाती है जो लोग एंजॉय कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। सिंपलेस्ट ऑफ लाइन्स। पॉलिटिकल टॉक शो शायद आपने किया है या क्या, मतलब अगर करें तो किस तरह का करेंगे? व्हाट इज योर आइडिया? यार मैंने किया था, मेरे शो में आई वाज लकी, आई वाज इंटरव्यूइंग द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। जनरल मुशर्रफ, परवेज चौधरी साहब, इमरान साहब, मैं नहीं कहता कि किसी निके के अब्बा हैं वो, मुस्तफ़ा भाई, फारूक साहब, आई मीन हु वाज देयर, इट वाज ओनली लीडरशिप। तो मैंने अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू फॉलो द स्क्रिप्ट। आई कुड नॉट बी माई सेल्फ, बिकॉज वहां पे पीछे मेरे वो स्क्रिप्ट लेके जो भी मेरी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बच्ची होती थी, अली भाई बस ये लाइन ऐसी बोलनी है। तो वो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कहता था फिर किसी को भी बिठा दो यार। सो आई ऑनेस्टली इफ आई वाज टू डू इट, देखिए हर इंसान की एक ह्यूमन साइड है ना। मेरे पास यहाँ पे भी मेरे ऑफिस में मेरा एक बड़ा प्यारा भाई बैठा, इज एन अमेजिंग एक्टर, हसन न्याजी। हर इंसान की एक सॉफ्ट साइड है, हर इंसान की एक जर्नी है। पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी क्रिकेटर का इंटरव्यू करूंगा ना, तो हमें ड्रेसिंग रूम में इंटरेस्ट है, हमें होटल में इंटरेस्ट है, हमें उन कॉरिडोर्स में इंटरेस्ट है, हमें आउट ऑफ द स्टेडियम में इंटरेस्ट है, बिकॉज दैट इज मिस्टीरियस फॉर अस। पॉलिटिशियन, आई वाज वेरी लकी, मैं पहले इंटरव्यू पे परवेज इलाही के पास गया, वो मुझे लंच पे लेके, वहां चौधरी शुजात, परवेज इलाही साहब, 3-4 सो आई हर्ड देम, सो आई न्यू व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन पावर कॉरिडोर्स। आई वाज फैसिनेटेड। आई वुड लाइक टू आस्क What hurts me is जब हम ये पॉलिटिकल टॉक शोज देख रहे होते हैं 8 से 12 बजे, उनमें वो बातें क्यों नहीं की जाती जो उनकी जर्नीज हैं यार, जो उनकी पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन है, गुड और बैड एवरीथिंग, बिकॉज पीपल वुड लव टू नो। सो आई वुड लव टू डू दैट। आई एम सॉरी, लंबा जवाब हो गया। नहीं कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिल्म वाली बात पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अगर फिल्म आपको ऑफर हुई, किस के साथ फिल्म करना पसंद करेंगे? यार मेरा एक दोस्त है, मैं आई डोंट नो इफ आई अलाउड टू से दिस और नॉट, मैं उनको एक ही दफ़ा मिला हूँ। दोस्त इसलिए कहता हूँ कि एक बॉन्डेज हो जाती है। उनका नाम है राकेश, वो इंडिया से हैं। ही इज़ अ प्रोड्यूसर, ही इज़ पार्टनर विद अक्षय कुमार एंड ही इज़ पार्टनर विद सम सिंगर्स एंड रेड चिलीज एंड ऑल। उनके थ्रू मैं अक्षय कुमार को मिला था दुबई में, एंड दिस इज़ द टाइम इन कोलैबोरेशंस वर गोइंग ऑन एंड वी प्लान्ड अ शो, सबसे बड़ा खिलाड़ी। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, आई रियली वांटेड टू डू इट। तो मेरा चूंकि फोटे वो है, मैं एक्टिंग, आई डोंट नो, आई नीड अ डायरेक्टर टू टेल मी इफ आई हैव टू एक्ट, सो आई हार्डली कम अक्रॉस।
वो एक शो था जो मैं करना चाहता था. आज भी गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई वुड लव टू डू दैट, जिसमें अक्षय वाज अ पार्ट. It was a very funny and interesting concept and I'm still holding it back, maybe one day. हाँ, maybe one day. अच्छा, स्पोर्ट्स वाली बात जो आप कर रहे थे, क्रिकेट कितनी वैसे खेली थी आपने, कहाँ तक खेली थी? यार मैंने अच्छी क्रिकेट खेली हुई है. मैंने अच्छी क्रिकेट खेली हुई है. मैंने यूनिवर्सिटी, फिर यूजीसी, फिर लाहौर में 2 डिपार्टमेंट्स थे उनकी तरफ से. लेकिन फिर चूंकि मैं बॉलर था तो मुझे ये समझ आ गई थी कि वसीम भाई और वकार भाई थे और आकिब आगे हुए थे, खान साहब कप्तान थे, तो उसमें किसी की जगह बनती नहीं थी और मेरिट पे राइटफुली नहीं बनती थी. बिकॉज मैंने वसीम भाई को वर्कआउट करते हुए, फोकस के साथ अपनी ज़िंदगी बनाते हुए, अपना बॉलिंग कैरियर बनाते हुए देखा हुआ है. मॉडल पार्क में उनकी मैंने जर्नी देखी हुई है. वकार यूनुस का हार्ड वर्क देखा हुआ है. आकिब, आई वॉज नो वेयर क्लोज. आई वुड बी स्टूपिड इफ आई वुड इवन थिंक I was anywhere close to them. सही. लेकिन फिर भी, क्योंकि अब सवाल तो हो गया ना क्रिकेट का, तो क्रिकेट की बात हो जाए, कप्तानी की हो जाए. अगर आपको मौका मिलता तो बतौर कप्तान आप क्या तब्दीलियां टीम में लाते? मैं पाकिस्तान में हो गया कि क्या वो कहते क्या पिदी और क्या पिदी का शोरबा. मैं यूनिफॉर्म बड़ी जबरदस्त करता. मैं उनसे बनवाता जो पीआईए की एयर होस्टेसेस के यूनिफॉर्म बनाते हैं. मैं लेडीज टीम की बात करूं, अगर आप सोच रहे हैं तो मैं उसको भी नहीं रोक रहा. देखें, वो हर एक का एक प्रोफेशन है ना, मेरा वो है नहीं. आई डू नॉट वांट टू, आई थिंक यू द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ, अभी ये बच्चे यंग हैं. आई थिंक अगर मैच्योरिटी लेवल हो ना थोड़ा सा, अगर इनको शुएब मलिक टाइप कप्तान होता, हफीज टाइप कप्तान होता, जो एज में है, ये सारे अभी यंग बॉयज हैं, मतलब 25-26 साल के हैं. ट्रस्ट मी, दिस इज नो एज टू, बट यू लर्निंग. सो गॉड फॉरबिड इफ वी डोंट परफॉर्म नाउ इन द कमिंग वर्ल्ड कप, जैसे एशिया कप में हमारे साथ ट्रेजेडी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं हमारी टीम बुरी है. आई थिंक शाहीन इज द नंबर 1 बॉलर ऑफ द वर्ल्ड टुडे. सो इज नसीम शाह, सो इज हारिस, सो इज धानी, सो इज जमान. मतलब हमारे पास अल्लाह सुभान तआला का टैलेंट है. मैं ये जरूर करता है कि मैं आईपीएल में टीमें और बढ़ा देता, मैं और शेयर बढ़ा देता पीएसएल में. हाँ, लेकिन ये क्योंकि इससे बड़ा एहसान हो नहीं सकता. हमारे पास इसी तरह हॉकी के प्लेयर्स हैं, इसी तरह फुटबॉल का टैलेंट है, इसी तरह टेनिस का है. लुक एट द बॉक्सिंग टैलेंट पाकिस्तान हैज बीन ब्लेस्ड विद. सिर्फ हमारे पास प्रोफेशनल इदारों को, द कॉर्पोरेट्स नीड टू कम फॉरवर्ड एंड स्पॉन्सर देम. और खुदा की कसम 5, 10, 20, 25 लाख रुपया वो अपने एक 4 आने के इश्तिहार में उड़ा देते हैं. इनको स्पॉन्सर करें, दुनिया में पाकिस्तान का झंडा हिलेगा. ब्रांड को बाय डिफॉल्ट एडवांटेज होगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की आपने. अच्छा, जिंदगी का पहला तोहफा आपने कब दिया था, किसको दिया था? कुछ उस तरफ आए ना. तोता दिया था मैंने किसी को. वो बोलता नहीं था, जब वापस मेरे पास आया उसने बोलना शुरू कर दिया था. फिर बेगम को दी थी बिल्ली, वो बोलती बहुत थी, वो वापस आई थी, वो भी मेरी तरह चुप हो गई थी उसके बाद. वाह वाह, जबरदस्त. अच्छा, ट्रैवलिंग आपने बड़ी की है, बहुत सारे ममालिक आप गए हैं, तो ये बताएं कि पाकिस्तान में ऐसा क्या, मतलब अगर हम बात करें, ऐसा क्या है जो आप कहेंगे कि कहीं भी नहीं है? और पाकिस्तान में पाकिस्तानी है, खुदा की कसम दिखा दें कहीं और. पाकिस्तान में मैं आई कैन टॉक अबाउट दिस फॉर 1 आवर. पाकिस्तान में वो हार्ड कोर मेहनत का लोग हैं जो 55 डिग्रीज में, रोजे की हालत में दुबई को रेगिस्तान से नखलिस्तान बना सकते हैं. खुदा की कसम, अगर एक लीडर मिल गया, हमने अपने नखलिस्तान को रेगिस्तान बनाया हुआ है, हम इसको अपसाइड डाउन टर्न कर देंगे. पाकिस्तान में जो कुछ है वो दुनिया में कहीं नहीं है. मेरे साथ बैठ के किसी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे चैलेंज कर दें, आई विल प्रूव इट. ये तो आजकल मुल्क के बड़े हालात की वजह से लोग, नौजवान बड़े मायूस हो जाते हैं, मैंने देखा है, तो उनको क्या कहेंगे आप? मैं बड़ा छोटा सा सवाल है. आपने पिछले 3 दिन का बताएं, ज्यादा नहीं. आपने 3 दिन, कभी आपको एक दिन ऐसा जो खाना ना मिला हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं. कोई एक दिन ऐसा जिस दिन आप अपने घर पे ना सोए हो, छत ना ऊपर एसी या पंखा ना चल रहा हो? ना. कोई एक दिन ऐसा हो जब आप सुबह उठ के बाथरूम में टॉयलेटरीज ना मिली हो? बिल्कुल नहीं. हाँ, बिजली का बिल वो सारे हैं. खुदा के वास्ते शुक्र अदा करना शुरू करें जो चीजें ब्लेस्ड हैं. जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां हाथ बांध के खड़ी है. बड़ी खुशी एक आधी आती है, लेकिन जब अल्लाह सुभान ताला किसी खुशी को कहते हैं ना, जा इस इंसान के पास, तो वो खुशी कहती है, या अल्लाह ये तो ना शुक्र है, तूने इसको दुनिया की हर नेमत दी हुई है, ये शुक्र तो करता नहीं है, तो मैं जाके की कराएंगे तो फिर ना शुक्र रहेगा. शुक्र अदा कीजिए, चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होंगी. ये जो अपनी सेल्फ ऑब्सेस्ड डिप्रेशन है ना, इससे खुदारा जान छोड़. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हालात बुरे, हालात बहुत बुरे हैं. खुदा की कसम दुनिया में हालात बहुत बुरे हैं. जो यहां से घर बेच के छोड़ के जा रहे हैं, आपके ख्याल में बाहर इनको कोई
हूरें इंतजार कर रही हैं, वहां पे भी इतने ही बुरे हैं, लेकिन अपने मुल्क में अब आई मीन बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, डोंट टेक मी देयर। चले सही है, ठीक है, ठीक है, आपने कह दिया जो कहना था आपने। बिल्कुल जबरदस्त, वाकई जी बड़ा मजा आया आपसे गुफ्तगू करके और बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बातें की। अली सलमान, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं नींद की। वैसे तो हम ख्वाब गफलत में खोए हुए हैं और सोए ही रहते हैं, कोई आएगा हमें जगाने तो ही हम जागेंगे, लेकिन जो असल में नींद है, जो हम बिस्तर पर लेट कर रात की नींद लेते हैं, उस नींद का एक होता है फायदा ये कि एक तो हमारी बॉडी में जितनी भी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, जो कुछ चल रहा है वो ठीक हो जाते हैं। दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी होती है कि अगर आपने नींद सही ले ली तो आपका मिजाज सही रहेगा, बिल्कुल। आप सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, वरना आप हो जाएंगे वो जो एक अंग्रेजी का वर्ड है क्रैंकी, खामखा नक चढ़े हुए आप नजर आ रहे होंगे, एक आपकी अजीब सी मूड की कैफियत होगी। और इसकी कुछ वजूहात होती हैं। कुछ लोगों की नींद बड़ी डिस्टर्ब्ड होती है, वो बार बार सोते जागते ही रात का वक्त गुजारते हैं। कुछ लोग वो टॉसिंग टर्निंग वाले फिनोमेना में होते हैं। कुछ लोगों को स्लीप पैरालिसिस का पता नहीं होता, समझ नहीं आती और उससे घबरा जाते हैं। कुछ लोगों को नींद में अक्सर, हम सब ये चीज़ अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं कि वो एक खास किस्म के झटके होते हैं जो हमें लगते हैं, हमारी बॉडी कांप जाती है और हमारी आंख भी खुल जाती है और हमें एहसास होता है कि ये कुछ झटका हुआ। तो ये सारी चीज फिर स्लीप वॉकिंग, टॉकिंग, ये बड़े मसाइल हैं। इतने सारे मसाइल हैं, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये हम पूछेंगे। डॉक्टर मोहित हमारे साथ मौजूद हैं, माइंड साइंसेस एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जी? मैं सोच रहा था कि आप ये कहें कि वो कौम जो गफलत में ही हो, सारी जिंदगी नींद में हो, उसका क्या करेंगे? उसको तो जगाने का ठेका हमने छोड़ दिया। ना जगा सके तो आप हम क्या जगाएंगे सर? सुलाने की बात करते हैं, सुलाते हैं सर आज। आज सुलाते हैं भैया। अच्छी नींद क्या होती है सर? सही पुरसुकून नींद, वो नींद जिसको आप कहें कि सही वाली नींद, वो क्या होती है? अच्छा देखिए, नींद के 3 स्टेजेस होते हैं। ये वैसे तो 5 होते हैं, ब्रॉडली इसको 3 स्टेजेस कहते हैं। एक होती है नॉन रैम स्लीप, यानी जिसमें आपकी आंखों की मूवमेंट्स नहीं होती और आप ख्वाब नहीं देखते। एक होती है रैम स्लीप और एक होती है लाइट स्लीप। लाइट स्लीप ये होती है कि जी आप जब सोते हैं उस वक्त आप कुछ देर तक लाइट स्लीप में होते हैं, फिर 90 मिनट का एक साइकिल होता है रैम स्लीप का, और ये कम से कम 5 साइकिल। अगर कोई शख्स 7 या 8 घंटे सोए रात को, तो वो 5 मरतबा इस ड्रीम साइकिल से रैम स्लीप में जाता है, जहां वो ख्वाब देखता है। और जब आंख खुलती है तो उसे लगता है मैंने 2 मिनट ख्वाब देखा, एक्चुअली उसने 1.5 घंटा ख्वाब देखा, क्योंकि टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है। यानी टाइम जो है वो आपको बड़ा कम लगता है, मगर एक्चुअली आप 90 मिनट तक आप ख्वाब देख रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी होती है, अच्छा रैम स्लीप में क्या होता है, आंखों की जो पुतलियां है वो मूव होती है, क्योंकि आप ख्वाब देख रहे होते हैं, राइट? तो आपकी आंखें लेफ्ट राइट टर्न होती है। फिर नॉन रैम स्लीप होती है, वो डीप स्लीप कहलाती है। उस स्लीप में एक स्टेज वो आती है कि जिसमें मौत और जिंदगी के दरमियान बारीक सी लकीर होती है, यानी इंसान लिटरली मर चुका होता है, फिर वापस वो बेदार होता है, जिंदा होता है। हम सब पे ये कैफियत गुजरती है नॉन रैम स्लीप की, डीप साइकिल में। अब जहां आपका सवाल है कि वॉकिंग क्या होती है, देखिए स्लीप वॉकिंग की बहुत सारी वजूहत है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन बॉडी में हो और टेम्परेचर बहुत हाई हो तो बंदा स्लीप वॉकिंग करता है। का यूज बहुत ज्यादा अगर किया हुआ और सो गया हो तो स्लीप वॉकिंग करता है। या फिर कोई स्ट्रेस हो उसके, स्लीप वॉकिंग में अक्सर देखा गया है कि कोई ना कोई ऐसी बात जो जहन में मुसलसल चल रही है उसकी, जिसकी वजह से वो परेशान हो, उसकी वजह से वो स्लीप वॉकिंग कर सकता है। तो कुछ मेडिकल रीजंस होते हैं, कुछ जो है वो एनवायरमेंटल रीजंस होते हैं, या फिर ये होता है कि आप एकदम से, आपने बात की थी झटके की, कभी कभी ऐसा लगता है गिरने वाला हूं मैं, राइट? वो उस वक्त होता है जब आप लाइट स्लीप से डीप स्लीप में जाने वाले होते हैं। तो समाउ कभी कभी, मेरे साथ भी कभी कभी होता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता, जब लाइट स्लीप में आप हैं और आप गहराई में नहीं जा रहे, फिर एकदम से डीप स्लीप में जब जाते हैं तो आपके जिस्म को झटका लगता है जैसे आप गिरने वाले हो। तो वो कॉमन फिनोमिना है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है? स्लीप वॉकिंग हर कोई नहीं करता, कुछ लोग करते हैं। मैंने बहुत सारी वजूहत आपको बताई। बाद दफा मेडिसिन आप ले रहे होते हैं कुछ बीमारियों के लिए, उसकी वजह से भी आप स्लीप वॉक करते हैं। अब हम बात करते हैं, जब इंसान स्लीप वॉकिंग कर रहा होता है तो उसकी जहनी कैफियत क्या होती है? मतलब जहन जो है वो सोया हुआ होता है उसका, और बॉडी जाग रही होती है, क्योंकि वो जो उसकी जो मतलब इंसान का जहन जो है
वो तो कुछ काम तो करवा रहा है उसका, ये भी मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक बॉडी अगर जाग रही है तो जहन का भी कुछ ना कुछ हिस्सा अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि कुछ डॉक्टर्स जो स्लीप वॉकिंग को एड्रेस कर रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपने चप्पलों को उल्टा रख के सोएं। अगर आप चप्पल पहनते हैं बेड से उतर के तो आप उनको उल्टा रख के सोएं, तो बाय द टाइम आप वो चप्पल सीधा कर रहे हैं, विच इज ऑटोमेटिक फिनोमेना, क्योंकि आपका माइंड आपको बताता है ये जूते तुमने उल्टे पहने हुए हैं, तो जितने टाइम में आप सीधा करते हैं तो आप जाग ही जाएंगे। क्या ऐसा भी होता है? पहले तो दोनों सवालों को एड्रेस। बिल्कुल हो सकता है। माइंड का क्या है? इस कैफियत को कहते हैं सोमनाबुलिज्म कहते हैं इसको, टेक्निकल वर्ड ये है। अब होता ये है, हम अक्सर जब हिप्नोसिस करते हैं लोगों पे और कोई बहुत ही डीप सब्जेक्ट हमें मिल जाए जो 5th स्टेज या 6th स्टेज का हो, तो वो ब्रेन उसका हेलुसिनेट कर, अगर हम कमांड दें कि सामने घड़ी है जबकि घड़ी ना हो और वो आंखें खोले तो उसको घड़ी नजर आएगी। और अगर हम उससे ये कहें कि देखो जी तुम्हारी किताब जो सामने रखी थी वो किसी ने चोरी कर ली, किताब सामने होगी, वो आंखें खोलेगा उसको किताब नजर नहीं आएगी। इसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव हेलुसिनेशन कहते हैं। तो सोमनेबुलिज्म में जो स्लीप वॉकिंग होती है उसमें जहन बेदार होता है, मगर उसका जो कॉन्शियस माइंड है, जो शऊर है उस वक्त उसका, वो अवेयरनेस नहीं होती अतराफ की। तो वो क्या करता है, एक प्रोग्रामिंग होती है आपके ब्रेन के अंदर जिसको सबकॉन्शियस लेवल पे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लीप वॉकर को देखा होगा कि उसको पता है कि कहां से कहां जाना, रास्ते में अगर कोई रुकावट आएगी तो वो उसको पार भी कर लेगा, टकराएगा नहीं उससे, बिल्कुल सीधा जाएगा वो, राइट। इसलिए कि जो ऑलरेडी उसके सबकॉन्शियस में अतराफ का माहौल पता है कि जी बाथरूम यहाँ पर है, दूसरा कमरा यहाँ पर है, तो वो खुद ब खुद उसका माइंड इसको डायरेक्ट करता है। उस वक्त उसको इख्तियार नहीं होता अपने स्लीप वॉकिंग, मेरी इख्तियार चला जाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड इसको गाइड कर रहा होता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है, फॉर एग्जाम्पल कई दुनिया में ऐसे केसेस हुए जहां पे स्लीप वॉकिंग में किसी ने किसी की जान ले ली, तो कोर्ट ने कहा कि जी भाई ये तो उसको शऊर इख्तियार तो नहीं था, मैं इसी पे आने वाला था, बिल्कुल खतरनाक काम करना या अपने आप को नुकसान खतरनाक काम कर जाते, बिल्कुल ये अपने आप को नुकसान। तो चूंकि इख्तियार नहीं था, उसे इख्तियारी शऊर नहीं था, तो वो मुजरिम नहीं कहला सकता, क्योंकि उसको फिर बाद में कहते हैं इसका इलाज कराओ। तो बहुत सारी वजूहत होती है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग स्लीप वॉकिंग करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो, अच्छा कभी ऐसा भी होता है कि स्लीप वॉकिंग करते करते एक कमरे से दूसरे कमरे चले गए, सुबह आंख खुली, उनका मैं यहाँ कैसे आ गया। तो फिर एक कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब व गरीब आ गया पाकिस्तान में, जिसमें स्लीप पैरालिसिस में भी होता है कि जिन्नात थे जी, मुझ पे किसी ने जिन ने काबू किया तो मुझे यहाँ से उठा के वहां ले गया वो, या फिर रात को जब बिल्कुल जिस्म जो है वो पैरालाइज हो गया, मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, आपकी आंखें खुली है मगर आप मूव नहीं कर सकते। तो वो बड़े खौफनाक एक कैफियत होती है लोगों पे तारी के जी आई कांट मूव, और जो जब मुझे पता था कि मैं मूव कर सकता हूँ। तो स्लीप पैरालिसिस के अपने कुछ रीजन। ये बताएं, अगर आप किसी को ये बताएं आपके घर में कि भाई तुम रात को बातें कर रहे थे या नींद में बड़बड़ा रहे थे या तुम उठ के बैठ गए और अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे और फिर तुम सो गए, तो लोग मानते भी नहीं है कि वो ये काम कर रहे थे। तो उनको कैसे समझाएं कि आप लोग ये कर रहे थे और इसका कोई इलाज होगा, कोई ट्रीटमेंट होगी? मतलब अगर इसमें कौन सी टेंशन की बात है? हाँ, वीडियो बना के दिखा दे। अच्छा, एक साहब जो थे उनकी बीवी बहुत शक करती थी, उनके दोस्त ने कहा कि एक काम करो, तुम रात को झूठ मूठ बातें करना शुरू करो, जैसे तुम नींद में हो, और वो बातें करो जो जिसको फैक्ट हो। उसको कुछ अरसे के बाद तुम वो बात करो कि जिसके बाद तुम्हारी बेगम पे शक, तुम्हारे बेगम का शक खत्म हो जाए। उसने वही किया, पहले उसने चंद रात बड़बड़ाने लगा, कुछ बातें करने लगा जो फैक्ट पे मबनी थी। इसकी बीवी को यकीन हो गया कि नींद में सच बोलता है, और उसके बाद चंद दिनों के बाद उसने बातों से कहा कि जावेद तुम्हें नहीं पता, मैं अपनी बीवी से बड़ा वफादार हूँ, मैं ऐसी हरकत नहीं करता। बीवी को यकीन हो गया, राइट। तो इसमें बड़े चक्कर है इसके अंदर। अब ये याद रखना है कि स्लीप टॉकिंग जो है ना, ये टेक्निक बताती है जिनकी बीवी शक करती है। तो स्लीप टॉकिंग जो है वो भी वही फिनोमेना है जो स्लीप वॉकिंग है, मगर स्लीप टॉकिंग में अक्सर वो बातें आप कर रहे हैं जो आपके जहन में होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के अंदर है, किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कारोबार में मसला है, कोई जॉब पे प्रेशर है, तो फिर आप बोलेंगे वही बात जो आप अपने बॉस के सामने नहीं बोल सकते, अपने बड़े के सामने नहीं बोल सकते, अपनी बीवी या शौहर के सामने नहीं बोल सकते, वो आप नींद में बरबराते हैं। तो एक तरह से आपकी वेंटिलेशन होती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताइए कि एक सेकंड, सिर्फ दो टाइप के स्लीपर्स होते हैं, एक होते हैं लाइट स्लीपर्स और एक होते हैं हैवी स्लीपर्स। इन दोनों में क्या फर्क है? आपने वो रैम मूवमेंट्स और वो सारी चीज तो बताई, स्टेजेस ऑफ स्लीप, लेकिन कुछ होते हैं जो सोते ही बड़ा हल्का है, हल्का सा उनके कमरे में पिन भी गिरे तो वो उठ के बैठ जाते हैं कि तुमने डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, ये मैं भी एक लाइट स्लीपर हूँ बहुत ज्यादा। मेरे कमरे के बाहर भी कोई जा रहा हो तो मैं नींद में से जाग जाऊंगा।
और कुछ लोग इतने गहरे होते हैं, वो कहते हैं ना घोड़े बेच के सोए, गधे बेच के सोए, उनको होश ही नहीं होता। तो उसकी वजह यह है कि वो सीधे डीप स्लीप में चले जाते हैं। और जो दूसरा आदमी होता है वो डीप स्लीप में जाता जरूर है, मगर उसकी अवेयरनेस रहती है। मैं एक छोटी सी एक मिसाल दूं। एक बड़ी मशहूर बात कही जाती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किसकी तरफ से है, कि मोमिन जो है वो नींद में भी बेदार रहता है। अब इसका मतलब ये है कि जो इंसान का शऊर कॉन्शियसनेस है वो कभी वो लूज ना करे, यानी इंसान को पता हो कि मेरा हर अमल जो है उसमें इख्तियार मेरा अपना है। तो हालत नींद में भी वो नींद ले रहा है, गहराई में भी है, मगर शऊर जो उसका है वो इतना बेदार है कि अतराफ में जो हो रहा है उसकी भी उसको समझ है। अच्छा, मुझे बताएं सर, स्लीप वॉकिंग और टॉकिंग से रिलेटेड दो चीज़ें बड़ी अहम मेरे जहन में है। एक तो ये कि स्लीप वॉकिंग वाले शख्स के बारे में कहा जाता है कि अगर वो वॉक कर रहा है और आप उसको जगाने की कोशिश करें तो वो जगाना उसके लिए खतरनाक होता है, क्या ऐसा है? जी, इसलिए कि ऑल ऑफ अ सडन जो रब्त टूटा हुआ है, शऊरी इख्तियार उसके पास नहीं है, लाशऊर उसको कंट्रोल कर रहा है। एकदम से आप जगाते हैं उसको तो उसको झटका लगता है, उसमें उसकी मेमोरी का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अतराफ में जो माहौल है उसकी डिसओरिएंटेशन हो सकती है, उसको घबराहट हो सकती है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उसकी हार्ट बीट तेज हो सकती है, और चांसेस ये है कि उसको एंजाइटी का प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। क्योंकि अक्सर अगर आप किसी को जगा दे और 2-3 दफा आप ये करें तो उसको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, एंशियस हो जाता है वो शख्स। तो बराए करम अगर तो उसमें करना क्या चाहिए? अगर मिसाल के तौर पर मैं देखूं कि मेरा बेटा या बच्चा या कोई लड़का या कोई लड़की स्लीप वॉकिंग कर रहा है और मिसाल के तौर पे वो आगे जा रहा है, घर के दरवाजे की तरफ जा रहा है, किसी खतरे की तरफ जा रहा है, उसके लिए तरीका है कि उसकी ट्रीटमेंट होती है, साइकाइट्रिस्ट भी करते हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट भी करते हैं, हिप्नोटाइज किया जाए 2-4 सेशन में और उसके अंदर शऊरी इख्तियार दे दिया जाए कि जब मैं मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल स्लीप वॉकिंग में बच्चों में एक बड़ा अजीब गरीब फिनोमेना पाया गया। वो ये पाया गया कि जब रात को उनको वॉशरूम जाने की तलब होती है तो खुद ब खुद वो जागते हैं और वो चले जाते हैं वॉशरूम में, वापस आके सो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि रात को वो गए थे वॉशरूम। इसमें देखा गया कि अक्सर ऐसे बच्चों के साथ होता है जिनकी वालदा दूसरे कमरे में होती है, बच्चे छोटे होते हैं और माँ इतनी तवज्जो नहीं देती बच्चों पे कि चलो इसका टाइम है 11-12 बजे, इसने जाना है वॉशरूम में, मिले जाऊं। तो उसका जो जहन है वो खुद ब खुद उसके लिए काम करता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस है वो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिनको स्लीप पैरालिसिस हो, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस में बाज दफा बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस होती है। फिर एक प्रॉब्लम होता है, उसमें ये होता है कि रात को एकदम से आपके मसल्स में क्रैम्प्स आना शुरू होते हैं, पैरों के मसल्स में खासकर, उसकी वजह से भी स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस किसी ऐसे ख्वाब आप देख रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा खौफ या डर है। खौफ बेसिकली आपका अपना होता है, जो ख्वाब की सूरत में आपको आता है उसमें आपका जहन जिस्म जो है बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने अक्सर जब मैं अपनी उस एज में था 20-25 साल की एज में, तो जिंदगी में बड़े स्ट्रगल करता था मैं कि मुझे किसी मकाम तक पहुंचना है। तो मुझे 2 ख्वाब बड़े रेगुलर आते थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मगर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों होता है। एक ख्वाब ये आता था कि बहुत ऊंची कोई इमारत है, उसके ऊपर एक बड़ा सा पोल है, जैसे बुर्ज खलीफा पे आपने देखा होगा लंबा सा एक पोल है एंड में, उस पोल पे मैं खड़ा हूँ और वो पोल गिरने वाला है। तो मेरे पास 2 चॉइस है, या तो पोल के साथ में गिरूं या उससे पहले मैं छलांग लगा लूं। तो मैं चूंकि रिस्क टेकर हूं तो मैं अक्सर खुद छलांग लगाता था। दूसरा मुझे ख्वाब आता था कि लोग दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूं, मगर मेरे पैर बहुत भारी हो गए और मैं चल नहीं सकता। तो उस वक्त मुझे स्लीप पैरालिसिस का अटैक होता था, मेरा जिस्म बिल्कुल मुंजमद हो जाता था, मुझे पता था कि मैं नहीं हिल पा रहा। मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जिंदगी में स्ट्रगल्स खत्म हो गई और कामयाबियां मिलनी शुरू हुई, तो फिर ये दोनों ख्वाब मेरे आना बंद हो गए। तो याद रहे, स्लीप पैरालिसिस में भी जब आप किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। अच्छा, एक और ये चीज, हाँ जी जी जी, कहिए प्लीज। वेरी इंपॉर्टेंट, की वजह से ये ख्वाब आ सकते हैं। अच्छा, इस किस्म की, अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज ये भी बताइए कि अब हमें बाज़ औक़ात कोई आता है कमरे में उठाने, तो एक तो वो स्टाइल है कि बड़े तरीके से आराम से बोल के उठाते हैं कि उठ जाओ ये वो, एक है बड़ा ताबड़तोड़ हमले किस्म की करते हैं और अचानक दरवाजा खोलेंगे और अचानक ऊंची ऊंची बोलने लग जाएंगे, उठो सुबह हो गई, देर हो गई, ये वो। उस दौर, उस टाइम में जब कोई आपको उठा रहा होता है तो आपको बाज़ औक़ात ये लगता है कि आपका माइंड तो जागा हुआ है, आपको पता है कोई आके आपको उठा रहा है, लेकिन आप उसको जवाब नहीं दे सकते। तो यू नो यूर अवेक,
लेकिन आपका माइंड वो बोल नहीं सक रहा होता, क्या वो भी स्लीप पैरालिसिस का कोई स्टेज है कि जिसमें आप बिल्कुल शल हो जाते हैं, जिसको हम कहेंगे? असल में आप अगर बहुत ही डीप स्लीप, देखिए कुदरत ने एक बड़ा कमाल का निजाम रखा है। आप रात को इन 3 स्टेजेस में से गुजरते हैं। जब सुबह होने वाली, जो आपका रेगुलर टाइम होता है, जैसे बच्चों का रेगुलर टाइम है स्कूल जाने का, आप लोग अपना जॉब करते हैं, आप एक मखसूस टाइम पे उठते हैं। जो लोग फजर की नमाज के लिए उठते हैं उनका एक मखसूस टाइम है। तो आपको अल्लाह ने एक ऐसी कमाल की सलाहियत इंसान के जहन में दी है कि वो डीप स्लीप से आपको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाके लाइट स्लीप में लाके फिर आप आंखें खोलेंगे और बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप डीप स्लीप में हैं और किसी ने दरवाजा खोला और चीखे उठो, उठते क्यों नहीं हो, तो डीप स्लीप से निकलना बहुत मुश्किल है आपका। उस लम्हे आप बोल भी नहीं सकते, और अगर आप जाग भी जाएंगे तो वो पूरा दिन, जो आपने वर्ड यूज किया था क्रैंकी, पूरा दिन सर में दर्द होगा, मूड खराब होगा। क्यों? आप डीप स्लीप से डायरेक्ट उठे। तो बेहतर ये है कि अगर आपने किसी को उठाना हो, वक्त हो गया हो, शख्स सो रहा हो, तो आप उसके पास जाए, पहले हल्के हल्की बात करें, विस्परिंग में कहे। जैसे उस शख्स का नाम अस्मा है, उस खातून का नाम अस्मा है, बेटी का नाम अस्मा है, अस्मा जाग जाओ, अब वक्त हो गया। फिर आहिस्ता और ऊंचा 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 करते करते फाइनली जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन का वॉल्यूम है उसमें कि अस्मा जाग जाओ, स्कूल का टाइम हो गया बेटा। तो अस्मा जागेगी, डीप स्लीप से वो लाइट स्लीप में आएगी, जागेगी तो बिल्कुल फ्रेश होगी। तो ये असल में लोग समझते नहीं इस चीजों के। स्लीप एक पूरी एक स्टडीज इसके ऊपर हो रही है, स्लीप के ऊपर कि स्लीप है क्या, और इसके ऊपर इतने काम हुए हैं दुनिया के अंदर। खासकर जो लोग फजा में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, उन पे जो स्टडीज हुई है, पता चला कि अगर स्लीप ना आए या स्लीप के अंदर ख्वाब ना आए तो साइकोलॉजिकल मरीज बन जाते हैं वो। तो ये तो बड़ा एहतियात करना ही अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नींद कहते हैं सूली पे भी आ जाती है, जरूरी है ये, तो हमें इस चीजों का ख्याल रखना है जी। हाँ, अच्छा, अब ये एक और चीज़ भी थी स्लीप पैरालिसिस के हवाले से कि इसका एक रिलीजियस एंगल भी है, हदीस भी है जो वो कहती है कि उसके अंदर कब, मतलब ये ज़ाहिर है जो आप प्रॉपर जो साइंटिफिक उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो तो है ही, लेकिन कभी कभी ये कुछ असरात की वजह से भी हो सकता है, कुछ जिन्नात की वजह से भी हो सकता है। तो उस एंगल को भी देखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर तो ये मेडिकल रीजन ही होंगे, लेकिन वो भी एक एंगल है। एक चीज़ मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ, हम इस बात पे मानते हैं कि और फोर्सेस भी हैं कायनात में जो गैब, जो नजर नहीं आती हमें, जिसमें जिन्नात हैं, असरात हैं, लोगों की नेगेटिव आई है, हसद है, ये तमाम चीज असर करती है। जहन में सिर्फ ये रखना है कि वो जो असर करती है ना, वो आपके आसाब पर करती है। ठीक है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, जादू उस पर असर कर रहा है। जिन्नात बेसिकली आपको वसवसे देता है। आपकी थिंकिंग जब डिफरेंट हो जाती है तो वो आपके आसाब पूरा, थिंकिंग इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद द, जितने भी हार्मोन्स और केमिकल्स आपके ब्रेन में और बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक आपकी सोच से है। अगर आप इसमें डिप्रेशन सोचना शुरू कर दें, वो सोचना शुरू कर दें जो आपके हालात है, खराब है, ये वो, इंस्टेंटली आपकी बॉडी के अंदर तब्दीली, जिस्म के अंदर तब्दीली महसूस होगी। आपका हार्ट सिंक करना शुरू करेगा, अजीब सी कैफियत हो जाएगी, हिम्मत नहीं होगी। क्यों? आपकी सोच ने, जो कि न्यूरोलॉजी है, आपकी फिजियोलॉजी कनेक्टेड है, तो वो फिजियोलॉजी को असरअंदाज करती है। तो अगर जादू हो, आसे वो जिन्ना, तो वो भी असर कैसे करेगा? वो बेसिकली आपके आसाब पर असर करता है। और अगर आसाब पे असर होगा तो नींद में प्रॉब्लम होगा। जैसे हमने नींद पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस की बात की है, एक प्रॉब्लम होता है, उसको कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर। अक्सर बच्चों में पाया जाता है, बड़ों में भी पाया जाता है। उसकी वजह से भी स्लीप डिसऑर्डर होता है। अब वो भी इस वजह से होता है कि उसमें भी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। तो इवेंचुअली जो आपकी नर्वस सिस्टम है वो मुतासिर होती है जादू से, आसेब से, नेगेटिव थिंकिंग से, लोगों के हसद से, और उसके साथ साथ लोगों की बातों से भी असरअंदाज। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो इतनी बदसूरत हो, तुम्हारे भाई बहन इतने खूबसूरत है। ये सारा का सारा आपके आसाब पर असर करता है। साइकोलॉजिकल। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मोइज हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान।